बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फैज़ रज़ा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सलानी ऑनलाइन पाइथन प्रोग्रामिंग क्लास 6 में आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। काइंडली आप मुझे कंफर्म कर दें कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है। जी, आप सब लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। हमारे सर नासिर मौजूद हैं। मैंने रिक्वेस्ट करता हूं कि आएँ और क्लास कंटिन्यू करें। क्लास की अटेंडेंस एंड में होगी और जो क्लास का टाइटल है वहाँ पे लिंक भी आ जाएगा और ये कि 10:50 पे लिंक ओपन हो जाएगा और 11:15 पे लिंक क्लोज हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाइथन क्लास नंबर 6। आज थोड़ी सी क्लास लेट हो गई है, तो बगैर डिले के साथ जो है इंशाल्लाह शुरू करते हैं। स्क्रीन में शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। ये काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज ग्रुप में आ रही थी, लेकिन अभी भी वो बहुत कम है। और कम होना जो है इससे अंदाज़ा हो रहा है कि लोगों ने अभी तक काम करना जो है वो स्टार्ट नहीं किया है। हम अपने रूट फोल्डर में जा रहे हैं। डेस्कटॉप पे हमारा पाइथन का फोल्डर है। पाइथन क्लास 3, 4 एंड 5 यहाँ मौजूद है। 1 एंड 2 हमने कोलैब पे की थी, तो वो ड्राइव पे थी। बुक्स आपके साथ शेयर्ड हैं। लास्ट क्लास का रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया था। ठीक है, हमने ऑपरेटर्स और उनकी प्रायोरिटीज़ जो है वो देखी थी कि किस तरह लेफ़्ट टू राइट बाइंडिंग से जो है ना वो ऑपरेटर रिजॉल्व होते हैं। एक जगह पे जो है वो राइट टू लेफ़्ट बाइंडिंग हो जाती है। वो केस जो है वो होता है कि अगर किसी
नंबर पे जो है पावर अगर ले ली गई हो, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, पिछली क्लास में बात रह गई थी कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, तो लेफ्ट टू राइट बाइंडिंग होती है, ठीक है। अभी हमारे पास इसका जो आंसर है वो 1 है, और 1 इसलिए कि पहले मॉडुलस नहीं आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई और मॉडुलस ऑपरेटर की प्रायोरिटी जो है वो इक्वल है, कोई सा भी पहले बराबर है, कोई सा भी काम पहले हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई पहले होगा बिकॉज ऑफ लेफ्ट टू राइट बाइंडिंग। अच्छा, उसमें अब फॉर एग्जांपल यहाँ जो 3 है, यहाँ पर हम एक ये ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं। ये ऑपरेटर किस चीज़ का होता है, हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है। दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंट कह लें इसको, पावर कह लें, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास लेफ्ट टू राइट बाइंडिंग तो होती है, लेकिन चूंकि जब ये लेफ्ट टू राइट चलेगा 3 से मल्टीप्लाई होने के लिए, लेकिन 3 पर जो है वो पावर मौजूद है, तो इस जगह पे पहले जो है वो राइट टू लेफ्ट बाइंडिंग करेगा, राइट टू लेफ्ट बाइंडिंग होगी, राइट टू लेफ्ट बाइंडिंग होगी, यानी पहले इस जगह पे, सिर्फ इस जगह पे 3 की जो है वो पावर कैलकुलेट होगी 9, और फिर जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा 18, और फिर 5 से मॉडुलस लेंगे तो जवाब जो है वो 3, हमारे पास 3 जो है वो आ जाना चाहिए। तो 3 हमारे पास जो है उसका जवाब आ गया। तो पावर ऑपरेटर जो है वो राइट टू लेफ्ट बाइंड हो जाता है। अच्छा जी, हमने इफ स्टेटमेंट कल जो है वो बहुत डिटेल में जो है किया था कि इफ स्टेटमेंट जो है वो किस तरह काम करता है। कुछ लोगों ने अपना काम शेयर किया, उसमें एरर्स आ रहे थे। तो भाई अगर आप काम कर रहे हैं, लेक्चर को देख के भी कर रहे हैं, तो ये नोटबुक भी आपके पास मौजूद है। एटलीस्ट आप काम को अगर कॉपी करके देख के ही लिख रहे हैं तो थोड़ी सी चीज़ों पे तवज्जो दें। यहाँ पर देखें ये कॉलन लगा हुआ है, दिस कॉलन टेल्स के इसके बाद से जो है वो इफ स्टेटमेंट की बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। ये हमने डिटेल में लेक्चर में डिस्कस की थी बात। तो कॉलन का मतलब जब भी हम बॉडी स्टार्ट करना चाहेंगे किसी भी स्टेटमेंट की, किसी भी लूप की बॉडी या क्लास की बॉडी अभी आहिस्ता आहिस्ता आएंगी, या किसी फंक्शन की बॉडी, तो उसके एंड में जो है, उस लाइन के एंड में ये कॉलन जो है वो लगा हुआ होगा। कॉलन के बाद इंडेंट हुआ हुआ कोड जो है वो आपके पास आता है, और जब तक ये इंडेंटेड लाइंस चलती रहती हैं इसी इंडेंट के साथ, तो हमारा वो जितनी भी लाइंस होती हैं वो उसकी बॉडी में कंसिडर की जाती हैं। ठीक है, कुछ लोगों का टाइप कास्टिंग के एरर आ रहे थे ग्रुप में, मैंने देखे कि भाई इनपुट आप यहाँ पर अगर इंटीजर ले रहे हैं और उससे नाम मांग रहे हैं तो नाम इंटीजर नहीं होगा, ज़ाहिर है फिर आप नाम में वो अल्फ़ाबेट्स डालेगा, और जब अल्फ़ाबेट प्लेस करेगा तो वो इंटीजर से टाइप कास्ट नहीं हो सकते, वो एरर आना शुरू हो जाएगा। लाइक मैं ये इसी सेल को रन कर देता हूँ। अगर आपके पास इंटर योर गैस नंबर इंसर्ट करने को मांग रहे हैं, लेकिन वहाँ पर यूज़र जो है वो अपना नाम डाल रहा है, तो अब ये थोड़ा कन्फ्लिक्ट आएगा यहाँ पर कि ये नाम जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए ये कोड जो है वो ब्रेक हो जाएगा कि भाई ये वैल्यू एरर यहाँ पर ये वाला आएगा। ठीक है, इसको भी हम रिजॉल्व कर लेंगे। हम यूज़र के पास कंट्रोल जाने नहीं देंगे, या यूज़र अगर इस तरह की कोई गलती करता है या जानबूझ के करता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है ये आगे इंशाल्लाह आप अगली क्लासों में सीख लेंगे। तो इफ़ पास लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, एक कमेंट से मैंने देखा कि पास समझा दें क्या होता है। मैंने कहा था भाई अगर आप कोई स्टेटमेंट लिख रहे हैं कोई, और उसकी बॉडी ज़ाहिर होगी,
अगर बॉडी नहीं देंगे तो वो एरर शो करेगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने इफ़ स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पर, ये भाई अगर नंबर जो है लकी नंबर के बराबर हो, लेकिन अभी मुझे कंफर्म नहीं है अगर ये नंबर लकी नंबर के बराबर हो जाए तो भाई आपको कितना स्कोर दिया जाए या क्या इनाम दिया जाए। यानी बॉडी अभी मुझे क्लियर नहीं है। जब मुझे ये आगे से इंस्ट्रक्शन मिलेंगी या मुझे क्लियर होगा कि भाई ये क्या करना है, तब मैं यहाँ पर बॉडी लिखूंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ बॉडी नहीं भी लिखूंगा तो मेरा पूरा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो एरर शो करेगा। तो थोड़ी देर के लिए मैं क्या चाह रहा हूँ कि बाकी मेरा कोड जो है वो क्या होता रहे, इस लाइन की वजह से जो मेरे पास अभी डिटेल आई नहीं है, वो पूरा कोड जो है वो एरर शो ना करे, बल्कि कोड जो है वो स्मूथली चलता रहे। हाँ, अभी इसकी बॉडी जब आएगी, जब बाद में इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो ऐसा करने के लिए हम जो है पास का कीवर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इंटरप्रेटर को पता चल जाता है कि भाई इसकी बॉडी जो है वो अभी मिसिंग है, बट एरर शो नहीं करना है, इसको जाने देना है। ठीक है, तो ये पास जो है वो ये काम करता है। फिर हमने इफ इंटीजर बन सके ऐसी वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा, अभी आज की क्लास में हम नई नोटबुक जो है वो अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आज हमारी पाइथन की क्लास 6 है और डेट हमारी जो है वो 7th Jan। पाइथन क्लास 6 7 जनवरी, ये हमारी क्लास है। आज के टॉपिक्स क्या क्या होंगे, हम अपने पास जो है वो बुक से भी उठा लेते हैं। डेस्कटॉप, ड्राइव पे हमने बुक्स जो हैं वो रखी हुई हैं, वहीं से उठा लेता हूँ। मैंने डाउनलोड तो की थी। वॉल्यूम में जा रही है, ठीक है। अच्छा जी, आई होप सो कि आपने बुक से जो है वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना शुरू कर दी होंगी। इफ एल्स स्टेटमेंट, और अगला हमारे पास है एलिफ स्टेटमेंट, एल्स एंड एलिफ स्टेटमेंट। 6 में मैं यहाँ हेडिंग बना लेता हूँ। अच्छा जी, इसके सब टॉपिक्स में हम बात करते हैं कि हमारे पास, मैं कोई सिंपल सी एक कंडीशन जो है वो ले लेता हूँ, यूज़र से ही इनपुट ले लेता हूँ कि भाई एक नंबर, यूज़र जो है वो इनपुट दे दे हमें। इंटर नंबर, ठीक है। एक नंबर जो है वो यूज़र इंटर करेगा। उसके बाद हमने जो है वो ये पता चलाना है कि ये बताना है कि वो नंबर जो यूज़र ने इंटर किया है वो नंबर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। आसान सी जो है ना वो कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हम क्या करने जा रहे हैं। चेक वेदर द
यूजर हैज एंटर्ड अ इवन और ऑड नंबर। ये चेक करना है हमने कि भाई यूजर ने जो है इवन नंबर एंटर किया है या ऑड नंबर एंटर किया है। ठीक है, तो अब इवन और ऑड की हमारे पास इसमें आपका इफ स्टेटमेंट जो है वो रिवाइज हो जाएगा, फिर हम एलिफ स्टेटमेंट की तरफ और मल्टीपल और नेस्टेड की तरफ जो है वो मूव कर जाएंगे। तो बात आपको समझ में आने लगेगी, यहाँ से थोड़ा जो है वो रिवीजन भी आपका हो जाएगा। अब यूज़र नंबर इंटर करेगा और मुझे ये जो है वो मालूम करना है कि वो नंबर जो है इधर इवन है कि ऑड है। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम नंबर यूज़र ने दे दिया हमें, अब वो नंबर हमें टेस्ट करना है, उसकी कंडीशन क्या होगी। इवन नंबर्स क्या होते हैं कि भाई इवन नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, इवन्स आर मल्टीपल ऑफ 2 के जो मल्टीपल्स हैं वो सारे इवन हैं, और ऑड्स हमारे पास क्या हैं, आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2। वो सारे जो 2 के मल्टीपल होते हैं वो इवन्स होते हैं, वो सारे जो 2 के मल्टीपल नहीं होते, यानी इसको आसान ज़बान में कह लें वो तमाम जो 2 के टेबल में आ जाते हैं इवन नंबर्स हैं, वो तमाम जो 2 के टेबल में नहीं आते वो हमारे ऑड नंबर है। तो इसको मैं रीफ्रेश कर दूं तो हमारी कंडीशन लिखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, नंबर्स जो नंबर 2 के टेबल में आते हैं डेफिनेटली वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। मेरी बात दोबारा सुन ले, क्या कह रहा हूँ, जो नंबर 2 के टेबल में आते हैं यानी जो नंबर 2 का मल्टीपल हैं डेफिनेटली वो डिविजिबल बाय 2 भी होते हैं। तो नंबर्स, मैं इसको रीफ्रेश कर रहा हूँ इसी जुमले को, नंबर्स डिविजिबल बाय 2 आर इवन, और इसी को निगेशन कर लेते हैं, नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2 आर ऑड। ये हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, इंटीजर नंबर्स की। ठीक है, डेसिमल या फ्रैक्शन वाली नंबर्स की बात नहीं कर रहे। अब हम अपनी कंडीशन जो है वो लिखना चाह रहे हैं कि मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि जो नंबर यूज़र ने इनपुट दिया है आया वो मल्टीपल ऑफ 2 है, या इसको यूँ कह लूँ कि वो 2 से डिविजिबल है। तो भाई मैं आपको बताता हूँ अब डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मैं आपको वापस यहाँ ले आता हूँ ज़रा अपने बोर्ड के ऊपर कि भाई अगर फॉर एग्जांपल ये 10 है और मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ और ये कंप्लीट डिवाइड हो जाए, ठीक है, यानी रिमाइंडर में जो है वो कुछ ना बचे या 0 रिमाइंडर बचे, 10 में से 10 गया हमारे पास जो है वो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 रिमाइंडर आ गया है। तो अगर रिमाइंडर हमारे पास जो है वो 0 हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि 2 10 को कंप्लीट डिवाइड करता है। बट अगर हमारे पास 2 जो है वो फॉर एग्जांपल 9 को डिवाइड कर रहा है तो 2 4 8, बट हमारे पास यहाँ रिमाइंडर जो है वो क्या बच गया, 1 बच गया। इसका मतलब 2 जो है वो 9 को कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा है। जब कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा है इसका मतलब 9 जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं है, 10 जो है वो 2 का मल्टीपल है। या इस तरह कह लें कि 9 2 से डिवाइड नहीं होता है, 10 2 से डिवाइड होता है। यानी हम किस चीज़ के ऊपर बेस कर रहे हैं कि हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है। तो हम चलते हैं रिमाइंडर के लिए हमने एक ऑपरेटर जो है वो पढ़ा हुआ है। वो ऑपरेटर क्या है अभी, इफ़ जो नंबर यूज़र ने इंसर्ट किया है वो नंबर ले लिया हमने, उसको हमने इंटीजर में टाइप कास्ट पहले ही कर लिया है। इंटीजर में टाइप कास्ट क्यों किया हमने, क्योंकि हमें मालूम है जब नंबर यहाँ से इनपुट दिया जाता है तो वो नंबर की शक्ल में नहीं होता बल्कि स्ट्रिंग के रैपर हुआ होता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ होता है। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करके हमने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया।
तो अगर नंबर को डिवाइड करूं 2 से और रिमाइंडर 0 आ जाए, इस बात को मैं कैसे लिखूंगा? अगर नंबर को 2 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी मुझे रिमाइंडर 0 चाहिए, तो रिमाइंडर के लिए मेरे पास ऑपरेटर जो है वो मॉडुलो होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर मॉडुलो ऑपरेटर लगाता हूँ कि नंबर का मॉडुलस ले लूँ, मॉडुलो ले लूँ 2 के साथ। तो अब क्या होगा, जो भी नंबर आएगा उसका 2 के साथ मॉडुलो लेंगे। यहाँ जैसे भी मैंने आपको यहाँ करके भी दिखाई थी एक बात, एक सेल ऐड करता हूँ मैं पहले कि भाई 12 का 2 से मॉडुलो ले लूँ, तो 12 जो है वो 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है, हमें मालूम है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता, इसलिए रिमाइंडर इसका 0 आता है। लेकिन अगर ये 13 होगा तो ये 1 रिमाइंडर देगा। अब ये 12 है, ये रिमाइंडर 0 दे रहा है, इसका मतलब ये है कि 12 जो है वो 2 का मल्टीपल है, पहली बात, और 2 का मल्टीपल है तो इसका मतलब 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है, और 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि 12 एक इवन नंबर है। ठीक है, क्योंकि अगर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो वो इवन नंबर है। मैं आप लिख भी देता हूं आपकी आसानी के लिए कि भाई 12 मॉडुलो 2, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 12 मल्टीपल है 2 का, और इसका दूसरा मतलब क्या है कि 12 कंप्लीटली डिविजिबल है बाय 2। अच्छा, कुछ लोगों को आसान लग रहा होगा मुझे मालूम है, लेकिन जिन लोगों को मुश्किल लग रहा है उनको तो पढ़ना ही है। तो इससे हम ये अज्यूम भी अब कर सकते हैं कि 12 इज अ इवन नंबर, 12 एक इवन नंबर है। ठीक है, तो ये सारी बातें, तो यही चीज़ हम यहाँ लगाते हैं कि नंबर जो भी यूज़र देगा उसका मॉडुलो अगर मैंने 2 से लिया, अगर वो इवन नंबर होगा तो डेफिनेटली उसका जो रिमाइंडर आएगा वो किसके इक्वल होगा, ये इक्वल ऑपरेटर है, वो रिमाइंडर हमेशा जो है वो 0 के इक्वल होगा, अगर पूरा डिवाइड हो रहा होगा 0 के इक्वल होगा। ठीक है, मैं इस बात को आगे लिख देता हूं कि भाई अभी हमने बात कर ली, इस लाइन को हम पढ़ेंगे कैसे, इस लाइन को हम रीड कैसे करेंगे, हम इस लाइन को रीड कैसे करेंगे, हम यूं करेंगे भी इफ आई डिवाइड द नंबर बाय 2 एंड द रिमाइंडर is 0। ठीक है, इस लाइन को कैसे पढ़ रहा हूं, अगर मैं नंबर का मॉडुलस 2 से ले लूं और रिमाइंडर उसका जो भी आए, इसका जो जवाब आए वो किसके बराबर हो, वो बराबर हो 0 के। ठीक है, तो अब ये इंडेंट हुआ है, देखो ये लगाया, ये यहाँ से इंडेंट होके हमारा कर्सर यहाँ पर आ गया, मैंने एंटर किया। अगर ये 0 के बराबर है तो डेफिनेटली अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर कि भाई प्रिंट करा दो पहले मैं स्ट्रिंग फॉर्मेट करूंगा, द नंबर, वो नंबर क्या है, वो जो नंबर यहाँ लिख लूंगा और उसको कहूँगा भाई वो नंबर जो है वो इवन है, और यहाँ पे f लगा दूंगा, ये बात हमने सीखी हुई है, और यहाँ पे वो नंबर लिख दूंगा। अब वो पूरा हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट हो जाएगा, द नंबर, जो भी नंबर होगा 10 5 यहाँ लिखा हुआ जाएगा और आगे लिखा हुआ जाएगा इज इवन। अच्छा, यहाँ तक की बात हो गई। अगर इवन ना हो, अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो, इसका मॉडुलस 0 नहीं आए, फिर क्या करना है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि फिर हम लगाते हैं एल्स। ठीक है, तो एल्स कहाँ लगेगा, इफ के नीचे लगेगा, इसकी बॉडी में एल्स जो है वो नहीं लगेगा, यहाँ पे एल्स नहीं लगेगा, एल्स जो है वो यहाँ पे लगेगा एल्स। अब मैं क्या प्रिंट कर दूंगा उसको, डेफिनेट जाहिर है, अब मैं क्या करूंगा, ये कह दूंगा भाई कि वो नंबर जो है वो क्या है,
ऑड है। ये सिंपल सा हमारा जो है हमने एक छोटा सा एल्गोरिथम जो है वो बना के दिमाग में और उसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमारे पास कोई एरर आ रहा है या सही एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या आ रहा है। कह रहा है भाई इंटर अ नंबर, आप नंबर एंटर करें। मैंने उसको कहा भी मेरा नंबर जो है वो है 99 प्रेस करके मैं एंटर करता हूँ। तो क्या बता रहा है मुझे कि द नंबर 99 इज़ ऑड। मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ और भी नंबर चेक करता हूँ। 34, नंबर 34 इज़ इवन। ठीक है, और दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ भी 5 कैसा नंबर है, 5 ऑड नंबर है। फिर दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, हमारे पास जो है अभी 8 कैसा नंबर है, 8 हमारे पास जो है वो एक इवन नंबर है। तो इस तरह हमारा प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। हमने अपने पुराना जो हमने काम किया था इफ़ एल्स का, उसको हमने जो है वो एक छोटी सी जो है कंडीशन में जो है वो इम्प्लीमेंट किया। कमेंट्स मैंने यहाँ ज़्यादा लिख दिए हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए ठीक है जो है वो मैंने यहाँ लिख दिए ताकि आप उसको कोड को किस तरह से रीड करना है, कोई एक्सप्रेशन लिखी हुई उसको रीड कैसे किया जाता है वो भी आपके सामने आ जाए, और कंडीशन भी जो है वो आपको, लॉजिक भी जो है वो छोटी छोटी लॉजिक हैं, बहुत बड़ी नहीं है, ये भी लॉजिक जो है वो आपको क्लियर रहें। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस तरह मैं कोई सा भी नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। ज़ाहिर है कि वो इवन है, ऑड या किसी का भी मल्टीपल। ठीक है, अब ये अगर मैं ढूंढना चाहूँ कि भाई मेरा जो नंबर है वो 7 का मल्टीपल है या नहीं है, तो मैं इसका मॉडुलस 7 से ले लूँगा। तो 7 का मल्टीपल होगा तो रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। 49 है, 7 7 49, रिमाइंडर 0, तो कह सकते हैं 49 इज़ डिविजिबल बाय 7, वो उसका मल्टीपल है। तो यही कंडीशन इस्तेमाल करेंगे मॉडुलस की, रिमाइंडर वाली की। रिमाइंडर ये रिमाइंडर हमें बड़ा काम आता है, मॉडुलो ऑपरेटर। अच्छा, यहाँ अब हम आगे चलते हैं। ये हमारे पिछली क्लास का ही रिवीजन था ना। अब आगे अगर हम काम करें तो क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक ही इफ की कंडीशन थी और एक हमारे पास जो है वो एल्स था, यानी सिंगल इफ था और सिंगल एल्स। हमारे पास ऐसी कंडीशन हो सकती हैं, ऐसे स्टेटमेंट हो सकते हैं, ऐसा कोड हो सकता है कि जहां हमारे पास मल्टीपल इफ आ जाए। ठीक है, मल्टीपल इफ आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं, अभी हम कोई कंडीशन ट्राई करते हैं। मैं बल्कि एक इधर से एग्जांपल ले लूं। हाँ, ये देख ले। मैंने यहां से जो है एग्जांपल उठा ली है आपकी। अब इसको इंडेंट में कर लूंगा। अब ये कह रहे हैं कि भाई डोनट की कंडीशन जो है वो अगर फ्रेश हो तो भाई बाय स्कोर इतना मिल जाएगा। ठीक है, अगर डोनट की कंडीशन जो है वो ज़रा लो हो तो बाय स्कोर जो है वो इतना मिल जाएगा। ये प्राइस कह सकते हैं आप, वरना जो है वो एलसी हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं कोड ऐड कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि ये कंडीशन जो है वो पूरी हो जाए। यहाँ कंडीशन का इनपुट ले लेते हैं। कंडीशन बताइए, इनपुट व्हाट इज द कंडीशन ऑफ डोनट। अब आपसे कंडीशन ऑफ डोनट जो है वो पूछी जा रही है। आप कंडीशन ऑफ डोनट बताएंगे। ठीक है,
इधर मैं लिख भी देता हूँ कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है, फ्रेश या लो। ठीक है, कि यूज़र ने जो है वो या तो फ्रेश डालना है या फिर लो डालना है। अब वो डोनट कंडीशन, ये वेरिएबल यहाँ बना हुआ है, तो मुझे इसी वेरिएबल के अंदर जो है वो इसको स्टोर करना चाहिए। अब वो जो भी कंडीशन यूज़र यहाँ से डालेगा, ठीक है, तो वो डोनट कंडीशन के अंदर आ जाएगी। उस कंडीशन को हमने, अब हमारे पास चूंकि देखो यहाँ पर इफ जो है वो एक से ज्यादा है, ठीक है, इफ एलिफ यहाँ वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब ये है एल्स इफ, यानी ये वाला जो कोड है, मैं इस एल्स की बॉडी के अंदर आके अगर दोबारा यहाँ पे कंडीशन चेक करना शुरू कर दूं, एक और एल्स इफ नम इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये प्रिंट करा दें, ये वाली कंडीशन। मुझे इसकी जरूरत नहीं होती क्योंकि मेरे 2 ही कंडीशन थी। तो ये जो एल्स और इफ हमने अलग अलग लगाए हैं, ये इसको कंबाइन करके ना एलिफ का नाम दिया जाता है। मैं अब अपनी कंडीशन को वापस इस कोड को ले जाता हूँ और दूसरी जगह ही समझाता हूँ। तो यहाँ पर क्या किया गया, जब हमारे पास, सुन ले कि ये इम्प्लीमेंट कब होती है, ऐसा सिनारियो कब बनता है, जब मुझे एक के बाद एक कंडीशन जो है वो चेक करनी हो। क्या कह रहा हूं मैं, एक के बाद एक कंडीशन जो है वो चेक करनी हो, यानी कि अगर यूजर जो है पहली कंडीशन ट्रू ना हो तो वो अगली कंडीशन के बारे में पूछ ले, दूसरी कंडीशन ट्रू ना हो, तीसरी कंडीशन ट्रू ना हो, जब तक कंडीशन ट्रू ना हो जाए मामला जो है वो आगे चलता रहे। ठीक है, अभी ये वाला कोड मैं एक बार रन कर रहा हूँ आपके लिए, फिर मैं इस बात को दोबारा जो है वो एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको बात जो है वो क्लियर हो जाए। अभी मैं देखता हूँ, देखिए यहाँ पर आपसे क्या, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ डोनट्स। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फ्रेश, फ्रेश। जब फ्रेश डालूंगा तो कंडीशन ऑफ डोनट्स जो है वो क्या है, फ्रेश। बाय स्कोर में जो वैल्यू है वो चली जाएगी कितनी, 10। लेकिन अगर मैं फ्रेश नहीं डालता हूं, लो कंडीशन डाल देता हूं, तो होगा क्या, वो चेक करेगा कंडीशन फ्रेश है, ये वाला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। जब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा तो ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो उसके एल्स में आएगा। एलिफ यूज हुआ है तो इसका मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन सही ना हो तो एल्स में जाके एक और कंडीशन चेक करो, अच्छा ये सही नहीं तो क्या ये सही है, हाँ अगर ये कंडीशन सही हो जाए तो फिर इसकी वाली बॉडी चला दो। जो भी कंडीशन सही होगी उसकी बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगी, जो भी कंडीशन ट्रू होगी उसकी बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, अगर ये भी कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, यूजर ने ना फ्रेश डाला है ना लो डाला है, पता नहीं क्या डाल दिया, तो फिर आखिर में जब कोई चॉइस ना मैच कर रही हो तो फिर आखिर में एल्स ब्लॉक चला दिया जाए। ठीक है, एल्स ब्लॉक कब चलेगा, जब जितनी भी हमारी कंडीशंस हैं वो क्या हो जाती हैं, फॉल्स हो जाती हैं, तो फिर हमारे पास एल्स ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता, अभी फ्रेश किया मैंने, प्रिंट कुछ करवाया नहीं, सिर्फ वैल्यू डाली है। तो बाय स्कोर में चेक कर सकता हूँ यहाँ पे, बाय स्कोर, अभी उसके अंदर वैल्यू जो है वो 10 आ गई। अच्छा, बाय स्कोर को मैं यहीं लिख लेता हूँ, प्रिंट बाय स्कोर। अब मैंने इसको चलाया, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ डोनट्स, मैंने कह दिया लो, लो कह दिया। तो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट यहीं से काम शुरू होगा, नहीं, इंटरप्रेटर है, हमें पता है लाइन बाय लाइन चलता है, डायरेक्ट यहाँ से काम नहीं शुरू होगा, यहाँ से आएगा। अच्छा, भी डोनट कंडीशन यूजर ने क्या डाला, लो, तो ये तो फॉल्स हो गई। जब फॉल्स हो गई तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉल्स होने की सूरत में फौरन एलिफ के पास भागेगा।
अगर एलिफ नहीं होता तो एल्स के पास भागता, एल्स इस वाले एलिफ में आया और आगे एक और कंडीशन पाई, अच्छा डोनट की अगर फ्रेश नहीं तो क्या लो है, मैंने कहा हाँ भाई लो है, ये वाली बात जो है वो ट्रू रिटर्न कर रही है, ट्रू जवाब दे रही है, तो इसका मतलब बाय स्कोर में अब वैल्यू कितनी डाल दो, 5 असाइन कर दो। तो बाय स्कोर में वैल्यू जो है वो 5 असाइन कर दी, और एल्स ब्लॉक अब नहीं चलेगा, जहां कंडीशन ट्रू हो जाएगी वो ब्लॉक चल जाएगा और वहीं से मामला जो है वो ख़त्म हो जाएगा, पूरी इफ़ की सारी कंडीशंस एंड हो जाएंगी, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ेगा, ना एल्स चलेगा ना कोई और। हाँ, और जो यूजुअल लाइन है, जो नॉर्मल लाइंस हैं आगे वो चलेंगी, जैसे फौरन यहाँ पर आ जाएगा बाहर निकल के प्रिंट के ऊपर। इस पूरे सिनारियो से यहाँ तक जो मैंने सिलेक्ट किया है, इस पूरे सिनारियो से बाहर निकल आएगा और बाहर मिलने वाली लाइन जो है उसके पास कौन सी है, प्रिंट बाय स्कोर की है। तो अब मैंने यहाँ लो डाल दिया है और बाय स्कोर, अच्छा अभी हमारे पास डोनट प्राइस नॉट डिफाइंड, कहाँ है भाई डोनट प्राइस, ओह डोनट कंडीशन थी, मैंने थोड़ी सी यहाँ इसकी मिस्टेक कर दी है, डोनट कंडीशन। अब दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मैंने कह दिया भाई लो प्राइस, अब देखो 5 स्कोर आ रहा है लो के ऊपर, तो इसका मतलब ये वाला सेल, ये वाली लाइन बॉडी जो है वो एलिफ की एग्जीक्यूट हो गई। बट व्हाट इफ यूज़र जो है वो ना फ्रेश डालता है ना लो डालता है, बल्कि वो कहता है आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं है, तो अब क्या होगा भाई, अब बाय स्कोर में ना ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ना ये एलिफ में आके ना ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो भाई फिर आखिर में एक ही चॉइस बचती है कि एल्स का ब्लॉक जो है वो चला दिया जाए और असाइन कर दी जाए। ठीक है, तो अब जब मैं इसको चलूंगा तो अब जो है वो देखें 0 स्कोर जो है वो हमारे पास शो हो रहा है। मैं यहाँ पर एल्स ब्लॉक में तो ये भी लिख देता हूँ कि भाई प्रिंट कर दो नो आंसर मैच्ड, कोई आंसर मैच नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा व्हाट इज द कंडीशन, मैंने कहा भाई एक्सीलेंट, अब एक्सीलेंट तो कोई हमने ऑप्शन ही नहीं डिफाइन किया, तो एक्सीलेंट की सूरत में देखो क्या आ रहा है, कोई आंसर मैच नहीं हुआ है और वैल्यू जो है वो कितनी असाइन हुई है, 0 असाइन हुई है। तो ये सिनारियो आपको समझ में आ गया कि भाई मल्टीपल इफ्स जो है, मल्टीपल इफ या एलिफ जो है ना वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक से ज़्यादा, जब हमें कंडीशनें चेक करनी हो, एक से ज़्यादा एक साथ नहीं, ये बात अभी जहन में रखिएगा कि उस वक्त तक कि भैया अच्छा ये वाली बात सही नहीं, तो अच्छा ये वाला सही है, अच्छा फिर दूसरा वाला चेक कर लो, अगर ये सही है तो भाई इसको दे दो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा कोड लिखने जा रहा हूँ जिसमें हम परसेंटेज पूछकर जो है ना ग्रेड असाइन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं टास्क लिख देता हूँ क्या अभी, असाइन द ग्रेड अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज के हिसाब से जो है वो ग्रेड असाइन कर दिया जाए। अच्छा भाई अब होगा क्या, हमारे पास एक है ग्रेड का वेरिएबल, अभी उसके अंदर वैल्यू जो है वो क्या है, नन वैल्यू जो है किसी वेरिएबल में असाइन की जा सकती है अगर आपको उसकी वैल्यू मालूम नहीं है या बाद में उसमें वैल्यू जो है वो आनी है। ठीक है, नन। इसकी डेटा टाइप क्या होगी, ऐसी दिमाग में ख्याल आ गया, टाइप चेक करूं अगर ग्रेड की, तो ग्रेड की टाइप क्या होगी, नन टाइप होगी। ना ये इंटीजर है, ना ये फ्लॉट है, ना ये स्ट्रिंग है, ना ये बूलियन है, बल्कि नन इज अ नन टाइप वैल्यू। ओके, इसका मतलब नन इज अ वैल्यू। ठीक है ना, नन भी एक क्या है, वैल्यू है, जिसका मतलब है कोई वैल्यू नहीं। अजीब सी बात है लेकिन इट्स अ वैल्यू। अब मैंने ग्रेड असाइन कर दिया नन।
अब यूज़र से मैं क्या लेता हूँ, पूछता हूँ भाई सिस्टम से या यूज़र से कि भाई मेरे पास जो है परसेंटेज कितनी है। मैंने एक वेरिएबल बना लिया है परसेंट का या परसेंटेज का, और उसके अंदर में परसेंटेज जो है वो भाई इंटीजर ले लूँ या फ्लोट ले लूँ। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल में तो फ्लोट होनी चाहिए, क्योंकि डेसिमल में आमतौर पे परसेंटेजेस जो हैं वो आती हैं। तो फ्लोट टाइपकास्ट करूँगा फ्लोट से, और यूज़र से क्या लूँगा, इनपुट लूँगा और उससे कहूँगा भाई व्हाट्स इज द स्टूडेंट्स परसेंटेज, स्टूडेंट की परसेंटेज जो है वो कितनी है। अच्छा, अब मेरे पास अगर परसेंटेज आ जाएगी, अब मुझे अपनी कंडीशंस लगानी है। सबसे पहली बात क्या है कि अगर क्या क्या हो सकती हैं परसेंटेजेस ना, मैं यहाँ पर पहले कंडीशन लिखने से पहले मैं एक अपने हिसाब से जो है ना कुछ करता हूँ कि भाई परसेंटेज जो है, अब ये डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे कब क्या ग्रेड असाइन करना है। परसेंटेज अगर हमारी जो है वो 90 ठीक है से ग्रेटर और इक्वल हो, 90 से ग्रेटर देन और इक्वल हो परसेंटेज, ठीक है, तो हम उसे जो है वो ए स्टार ग्रेड दे देंगे। अच्छा, फिर हमारे पास परसेंटेज अगर 80 से ग्रेड और इक्वल हो, 80 से ग्रेटर देन और इक्वल हो, तो हम उसको जो है वो ए प्लस दे देंगे। ये ऐसे ही अपनी तरफ से ग्रेड बना रहा हूँ, परेशान नहीं होगा कि भाई कौन सा ग्रेड आ गया। 70 से अगर ग्रेटर इक्वल हो तो भाई उसको जो है वो ए असाइन कर दो, ठीक है। इसी तरह 60 से ग्रेटर इक्वल हो तो उसको भाई उस भाई को जो है वो बी असाइन कर दिया जाए, ठीक है, एंड सो ऑन। मैं और भी ले लेता हूँ, 50 से ग्रेटर अबव हो तो उस बंदे को सी जो है वो असाइन कर दिया जाए, और अदर्स को जो है वो आप क्या कर दें, इसके अलावा जो हो उनको आप कोई ग्रेड ना दें, उनको आप यू दे दें, अनग्रेडेड दे दें। फेल कहना ज़रा मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि उसको हम जो है वो यू ग्रेड दे देंगे। इसका मतलब ये है कि उसको ग्रेड असाइन जो है वो नहीं हुआ है। अब ये परसेंटेज जो आएगी ना, इसको मैंने इस सिनारियो भी चेक करना है, इस सिनारियो भी चेक करना है। तो ये काम क्योंकि बार बार जो है ना, अच्छा मैं अभी काम करने जा रहा हूँ गलत तरीके से, फिर मैं इसको सही करूँगा ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। तो गलत तरीका क्या है, इसको ज़रा मैं ये सारे ग्रेड जो है ना यहाँ लिख लेता हूँ, एक लाइन में कर दूँ ताकि बिला वजह इतना लंबा जो है ना वो कोड लग रहा है। ये सारी चीज़ें अगर मैं इसको यूं करूं, आप क्या कहते हैं कि भाई इफ परसेंटेज, जो परसेंटेज है वो इक्वल हो जाए या ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हो कॉलन, तो ग्रेड को क्या देना है मुझे, तो ग्रेड को मैंने जो है अभी ऊपर लिखा हुआ है ए स्टार देना है। अच्छा ये हो गई। अच्छा दोबारा भी मैंने कंडीशन चेक करनी, तो मैं यूं लिख सकता हूं, इफ परसेंटेज, समझिएगा एक मैं बड़ी मिस्टेक कर रहा हूं लेकिन आपको समझाने के लिए, परसेंटेज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो जाए तो ग्रेड को जो है वो क्या असाइन कर दो भाई, हमने क्या डिसाइड किया हुआ है,
ग्रेड को असाइन कर दो A+। अच्छा जी, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया और पेस्ट करता जा रहा हूँ। 80 हो गया, 70 हो गया, 60 हो गया और 50 हो गया। तो ये 80 था। अब 70 पे जो है हम कितनी परसेंटेज दे देंगे? हमने कहा था अभी 70 पे हम A दे देंगे, 60 पे हम B दे देंगे और 60 पे B था, 50 पे हम जो है वो उसको C दे देंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी परसेंटेज होगी उसको हम क्या दे देंगे? उसको हम दे देंगे U, अनग्रेडेड है। ठीक है, अच्छा अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, उसने कहा परसेंटेज कितनी है? हमने कहा जी 85% है। अच्छा 85% है तो क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए? 85% है तो क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए? हमारे पास 90, 80, 70। अच्छा यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है। 90, 80, 70 यहाँ होना चाहिए था, 60 और यहाँ होना चाहिए था। 90 पे A, 80 पे A+, 70 पे A, 60 पे B। टाइपो हो गया है। और फिर 50 पे C और ये वाला जो है एडिशनल हमारे पास हो गया। इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक हो गया। ठीक है, अब 85 से ग्रेटर परसेंटेज हो, 85% आ गई, हमने 85 दे दी। आपके ख्याल में ग्रेड को जो है वो क्या वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगी? ये आप लोग 2 मिनट देके इसको सोचें, कहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी? क्या यहाँ पे शुरू होगी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 90? क्या 90 से बड़ी या इक्वल है? नहीं भाई, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। परसेंटेज इज ग्रेटर इक्वल टू 80। हाँ, ये वाली परसेंटेज जो है वो ट्रू हो जाएगी। लेकिन अब ये वाली जब परसेंटेज ट्रू हो जाएगी, जो मैं आपको मिस्टेक की तरफ जो है ना ले जाना चाह रहा हूं, जिस बात की तरफ, वो ये है कि भाई ये तो ट्रू नहीं हुआ तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हुई। लेकिन ये वाली बात जो है वो ट्रू हो गई कि हाँ भाई परसेंटेज के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो 80 से बड़ी है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ग्रेड जो है वो A+ असाइन जो है वो हो जाएगा। अच्छा, मैं चला के देखता हूं और फिर चेक करता हूं कि मेरे पास ग्रेड जो है वो क्या असाइन हुआ है। ये 85 डाल दिया है, मैं ग्रेड का जो है वेरिएबल एग्जीक्यूट करता हूं, उसमें देखता हूं क्या वैल्यू आई है। इसमें तो C ग्रेड जो है ना वैल्यू आ गई। ये वो मिस्टेक है जो हम लॉजिकली हम मिस्टेक, सिंटेक्स में हमारे कोई मसला नहीं है, मैंने प्रोग्राम बिल्कुल सही लिखा है, सिंटेक्स वाइज सही है, लेकिन यहाँ पर जो हमसे गलती हो रही है वो लॉजिकल जो है एक मिस्टेक हो रही है कि अगर परसेंटेज 85 है तो भाई A+ जो है वो उसको असाइन होना चाहिए, लेकिन वो A+ असाइन नहीं हो रहा, उसे तो C असाइन हो रहा है। भाई C तो 50+ पर है। अब मैं इस गलती को जब ड्राई रन करके आपको बताता हूँ कि भाई जब परसेंटेज 80 से अबव थी तो उसने ग्रेड में A वैल्यू असाइन कर दी, A+ असाइन कर दी, बिल्कुल ठीक है, उसने गलती नहीं करी। लेकिन यहां ये काम करने के बाद, सुनिएगा मेरी बात बहुत तवज्जो से, ये काम करने के बाद कोड एग्जीक्यूट होता रहा है, यहां से बाहर नहीं निकला है। इस पूरे सिनारियो से, इस पूरे
जो समझ लें, जो हम परसेंटेज का जो प्रोग्राम लिख रहे हैं, हमने कोड को यहाँ से बाहर नहीं निकाला, बल्कि वो ये एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर आ गया, अगली लाइन पे आ गया, क्योंकि हमने कोई ऐसा चीज यहाँ रखी ही नहीं है कि वो प्रोग्राम से जो है यहाँ से क्विट कर जाए कि हाँ भी ठीक है, एक ग्रेड असाइन हो गया तो तुम बाहर निकल जाओ। उसको किसी ने रोका थोड़ी है, उसने ग्रेड असाइन किया और लाइन बाय लाइन होता हुआ इस लाइन पे आ गया। यहाँ पर आया, उसने चेक किया परसेंटेज यानी 85 ग्रेटर देन 70 है, उसने कहा हाँ ये भी बात सही है, ये भी बात ट्रू है, तो उसने इसको ग्रेड A+ असाइन कर दिया। पुरानी वाली वैल्यू क्या हो गई, खत्म हो गई, ओवरराइड हो गई, उसकी नई वैल्यू आ गई। अच्छा, यहाँ पर भी रोक नहीं पाए हम उसे, वो भागता भागता अगली लाइन पे चढ़ गया और कहा भाई 85 ग्रेटर देन 60, हाँ भाई बिल्कुल ये भी बात बिल्कुल सही है। तो जब ये भी बात सही है तो उसने B असाइन कर दिया ग्रेड को, और A जो है पुराना वाला वो ओवरराइड हो गया। फिर आगे भागते भागते उसको स्टॉप तो कोई लगा ही नहीं रहा, कोई बैरियर तो है ही नहीं, वो नेक्स्ट लाइन पे फिर आ गया, और फिर नेक्स्ट लाइन पे आ गया। उसने कहा परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, उसने कहा हाँ भाई ये बात सही है, 85 है, बड़ी है परसेंटेज 50 से, तो उसने आखिर में B को भी खत्म किया और उसको C असाइन कर दिया, क्योंकि कंडीशन ट्रू हुई है, इसलिए एल्स ब्लॉक तो चलेगा ही नहीं। तो आखिरी जो ब्लॉक चला वहां पर C चला, यानी वैल्यू यहां से शुरू हुई थी और हर ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहा, कंडीशन ट्रू होती रही और पुरानी वैल्यू ओवरराइड होती रही और आखिर में यहाँ के रुकी। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें जो है वो A+ ग्रेड मिलेगा, लेकिन हमारे गलत कोड ने, हमारी गलत लॉजिक की वजह से A+ मिलने वाले बच्चे को, बेचारे को जो है वो C असाइन जो है वो हो गया। तो ये हमने जो काम किया है ना अभी, ये हमने इसको कहते हैं मल्टीपल इफ लगा दी हमने। हमसे यहाँ गलती हुई है, हमसे गलती हुई है। हमको ये करना चाहिए था कि भाई अगर 1% पर एक ग्रेड असाइन हो जाए तो तुम अपना काम बंद कर देना। जिस तरह यहाँ पर हमने कोशिश की थी कि अगर डोनट कंडीशन फ्रेश है, ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट करना और बाहर निकल जाना, इस सिनारियो से बाहर निकल जाना। अब तुम्हें एलिफ में जाने की और एल्स में जाने की, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या अगर ये कंडीशन फेल हो गई और यहां पर आकर ये ट्रू हो गई तो फिर ये वाला काम करना, एक बॉडी एग्जीक्यूट करना और बाहर निकल जाना, इस पूरे सिनारियो से बाहर निकल जाना। जब एक बॉडी एग्जीक्यूट हो जाए तो उस पूरे सिनारियो से, उस पूरी लॉजिक से आपको बाहर निकाल देना है। तो वो बाहर निकालने के लिए अब आपने क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालने के लिए हमें एलिफ के तरीके पे आना पड़ेगा, यानी एल्स। एल्स क्या, एल्स चलता ही जब है जब ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हो जाए, फॉल्स हो जाए। अगर वो ट्रू हो गई, वो बॉडी एग्जीक्यूट हो गई, तो नीचे की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो वहां से बाहर निकल जाएगा। तो इस मसले को हल करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर देंगे एलिफ, एलिफ परसेंटेज इज इक्वल टू दिस। फिर यहाँ पर दोबारा क्या दूंगा मैं, एलिफ। फिर यहाँ पे दोबारा क्या दूंगा मैं, एलिफ। फिर यहां दोबारा एलिफ। और अब क्या होगा, अब ये अगर कंडीशन ट्रू हो गई, जब अगर ये ट्रू हो गई ना भाई, तो अब एल्स तो चलना ही नहीं है, तो इधर ना जाना है, ना इधर जाना है, ना इधर जाना है, ना इधर जाना है, ना इधर जाना है। बस ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट हो गई और एक ग्रेड असाइन हो गया। हाँ, इन केस अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, एल्स में आएगा और ये वाली कंडीशन को चेक करेगा। इफ अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये बॉडी चल जाएगी और इसके साथ फिर ये वाला एल्स जो है वो नहीं चलना। हाँ, ये भी गलत हो जाए, फिर ये भी गलत हो जाए, फिर ये भी गलत हो जाए, और गलत होने की सूरत में बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हो रही है और हर गलत की वजह से वो नए एल्स पे जा रहा है, हर गलत की वजह से वो अगले एल्स पे जा रहा है। यहाँ ये गलत हुआ, इस वाले एल्स पे आ गया, अगर ये भी गलत हुआ तो इस वाले एल्स पे आ गया, ये भी गलत हुआ इस वाले एल्स पे आ गया, फिर ये गलत हो गया तो इस एल्स पे आ गया, और सारे ही गलत हो गए तो फिर आखिर में ये वाला एल्स जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ सी, अब देखते हैं कि हमने जो गलती की थी
क्या वो गलती अभी भी आ रही है? मैं यहीं पर प्रिंट करा लेता हूँ। प्रिंट भाया योर ग्रेड इज, आपका ग्रेड क्या है? अभी कॉन्केटिनेट कर देता हूँ, इस दफ़ा मैं फॉर्मेट नहीं कर रहा हूँ ताकि वो भी आपको याद रहे। कॉन्केटिनेट हो जाएगा क्योंकि ग्रेड ये एक स्ट्रिंग है और ग्रेड भी एक स्ट्रिंग है, इसलिए डायरेक्ट कॉन्केटिनेट हो जाएगा, कोई टाइप कास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। व्हाट इज़ द स्टूडेंट्स परसेंटेज। अब इस दफ़ा मैं कह देता हूँ कि भाई स्टूडेंट की परसेंटेज जो है वो 70 है। ठीक है, अब 70 पे देखें, ये वाली ये फॉल्स हो जाएगी, यहाँ फॉल्स हुई, इस बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यहाँ आ गया। ये भी फॉल्स हो गया, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ आ गया। ये वाली जो है वो कंडीशन हमारे हिसाब से ट्रू हो जाएगी और ये असाइन हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ असाइन करने के बाद इसको यहाँ जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एल्स है, ये जो है वो खुद से आगे नहीं बढ़ रहा है, कि नॉर्मल लाइंस चल रही हैं, आगे बढ़ जाएगा। तो लेट्स सी कहाँ तक हम कामयाब हुए। योर ग्रेड इज ए, तुम्हारा ग्रेड जो है भाई क्या आ गया है? ए आ गया। ओके हुई, होपफुली समझ में आई होगी बात, गलती भी समझ में आई होगी और उसकी करेक्शन भी जो है वो आपको समझ में आई होगी कि भाई 70 पे अब जो है वो ए ग्रेड जो है वो असाइन हो रहा है। तो ये काम होता है एलिफ का कि अगर हमें मुसलसल कंडीशन चेक करनी हो जब तक बात सच्ची ना हो जाए, जब तक बात सच्ची ना हो जाए तो उस वक्त तक कंडीशन बार बार मुख्तलिफ कंडीशंस चेक करनी है, तो फिर आपको जो है वो इफ के बाद एलिफ एलिफ जो है वो एलिफ ब्लॉक्स जो है वो लगाने पड़ते हैं। तो यही काम हमने यहाँ पर किया और अब हमारा जो है वो ग्रेड बिल्कुल सही आ रहा है। अब ग्रेड यहाँ भी चेक कर लूँ तो ए ग्रेड ही है, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। दोबारा और भी टेस्टिंग कर लेते हैं कि भाई परसेंटेज मैंने डाल दी, भाई मेरे जैसा कोई बच्चा है उसकी परसेंटेज जो है वो आ गई 49.99। ठीक है, 49.9, 50 भी नहीं ला सका। तो अब परसेंटेज ग्रेड जो है वो क्या आएगा, अभी गैस करेंगे आप लोग। ये भी मैच नहीं कर रहा, तो जब कोई ब्लॉक मैच नहीं करेगा तो फिर आखिर में मजबूरन हमें जो है वो एल्स ब्लॉक ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। हमने एल्स ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट किया, हमारा ग्रेड जो है वो अनग्रेडेड हो गया कि आपको जो है वो ग्रेड नहीं असाइन किया गया। गड्डी लिख दिया मैंने, ग्रेड कर दूं इसको। ठीक है जी, तो ये हमारा पूरा सेट है, एल्स एल्स इफ एल्स या इफ एलिफ और फिर एल्स। ठीक है, इसके अंदर मैं जिस कदर एलिफ लगाना चाहूं, जितनी मेरी कंडीशंस हैं, मैं बढ़ाता जा सकता हूं। अच्छा, अब यहां पर एक बात और जो है ना वो मैं इसमें ऐड कर दूं कि ऐसा किस वक्त तक होगा, या ये कंडीशन जो है ना मल्टीपल इफ्स कहलाती है कि मल्टीपल इफ लगे हुए हैं। ठीक है ना, मैं यहाँ बड़ा लिख देता हूँ, एक सेल ऐड करता हूँ यहाँ पर, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि भाई ये मल्टीपल इफ्स से इसको याद रखें, ये मल्टीपल इफ्स हैं। एडिंग, ओके, इसको ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पर आ गया, ये मल्टीपल इफ्स है। ठीक है ना, ये भी मल्टीपल इफ है, एक से ज़्यादा जो है वो इफ है। और ऊपर ले जाता हूँ इसको मैं ताकि वो वाली भी हमारी इसी हेडिंग के अंडर में आ जाए। ये मल्टीपल इफ्स ये हो गए हमारे पास। ये दो एग्जाम्पल हमने मल्टीपल इफ की जो है वो अभी यहाँ पे देखी है हम। अब एक चीज़ और होती है, मल्टीपल इफ के साथ साथ एक चीज़ होती है नेस्टेड इफ। ठीक है, नेस्टेड का मतलब जो है वो क्या होता है, पहले तो नेस्टेड समझ लेते हैं, फिर इस नेस्टेड का वर्ड अगर हमें समझ में आ गया तो हमें इफ समझना जो है वो आसान हो जाएगा। देखो मैं इसके लिए आपके पास यहाँ आ जाता हूँ ताकि हमारे पास जो है ना वो
I have a box, one box, two box, 3, 4, 5, 6। मैं इसके अंदर जो है ना कलर्स फिल कर देता हूँ। ये आपको आसानी से समझाने के लिए बस थोड़ी इतनी भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, ताकि जो नए वाले बच्चे हैं ना, उनसे मुझे बड़ी मोहब्बत है, जो पहली दफ़ा प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, कि भाई उनको बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा जी, पर्पल, ब्लैक, ये देखें, ये समझ लें हमारी ये हमारी जो है वो कंडीशंस हैं, ठीक है। ये हमारी कंडीशंस हैं, जिसको मैं कह देता हूँ कंडीशन 1। और ये बात अगर आपको समझ में आ जाएगी ना, तो फिर आप हमेशा के लिए आपको पता रहेगा कि मुझे कौन सी वाले इफ्स जो हैं वो इस्तेमाल करने हैं। कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4, कंडीशन 5, कंडीशन 6। 6 हमारे पास जो है ना वो कंडीशन बनी हुई। अब मेरे पास एक वैल्यू आती है, ठीक है, मैं एक वैल्यू आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर जो है वो वैल्यू डाल लेता हूँ, सॉरी ये हो गया, ब्लैक से मैं बॉक्स बनाऊं। मैंने इसके अंदर जो है ना रेड जो है वो बॉक्स ले लिया, ठीक है। अब देखें, जो अभी हमने मल्टीपल इफ करे हैं ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं, और एक कंडीशन के बाद मेरे पास एक और बॉक्स है, वो हमारे पास जो है रेड का बॉक्स है, ठीक है। इसको मैं कह देता हूं कि ये हमारे पास जो है एल्स है, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ है, जो कोड अभी हमने किया है यहां पर यही हुआ है कि हमारे पास एक बॉक्स है और हम अपने बॉक्स की जो है वो टेस्टिंग करते जा रहे हैं, कंडीशन चेक करते जा रहे हैं कि भाई ये मेरा बॉक्स है, ये इनपुट आया, मैंने इसको पहली कंडीशन से मैच किया कि भाई ये क्या रेड बॉक्स है, देखा फॉल्स, ठीक है। फिर यही बॉक्स जो है वो दूसरी में चला गया, क्या भाई रेड बॉक्स है, उसने फॉल्स, क्या रेड बॉक्स है, उसने फॉल्स। जब तक फॉल्स होता है आगे जाता रहा, क्या रेड बॉक्स है, फॉल्स, क्या रेड बॉक्स है, फॉल्स, क्या रेड बॉक्स है, फॉल्स। जब पूरी कंडीशन में कहीं भी रेड बॉक्स नहीं मिला, तो फाइनली जो है वो क्या रन हो जाएगा, हमारे पास एल्स ब्लॉक जो है वो रन हो जाएगा। यानी अगर ये रेड के अलावा जो है, फॉर एग्जाम्पल ये ब्लू में हो जाता हमारे पास, तो अब क्या होता, अब हमारे पास पहली कंडीशन चेक हुई, नहीं मैच कर रही, एल्स में गया, दूसरी कंडीशन चेक करी, नहीं मैच कर रही, एल्स में गया, तीसरी कंडीशन नहीं मैच कर रही, यहाँ एल्स इफ में आया, ये कंडीशन मैच कर गई, बस यहाँ पर आके जो है वो ये ओके हो गया, ये रिजल्ट हो गया, इसका जो भी ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, आगे की कोई कंडीशन जो है वो टेस्ट नहीं होगी, ना एल्स ब्लॉक चलेगा, ठीक है। जहां भी कंडीशन मैच होगी बस वहीं पर वो कंडीशन का जो भी बॉडी होगी वो एग्जीक्यूट होगी और चला जाएगा। अच्छा, ये मल्टीपल बॉक्सेस हो गए ना, ये मल्टीपल बॉक्स हैं, ये एक साथ बॉक्स रखे हुए हैं और मैं हर एक को जो है ना वो टेस्ट किए जा रहा हूं, एक साथ जो है हमारे बॉक्स रखे हुए हैं और मैं हर एक को जो है वो टेस्ट किए जा रहा हूं कि जब तक मेरा बॉक्स जो है वो सही मैच नहीं कर जाता। अब आ जाए कोड की तरफ, मैं अपनी परसेंटेज को हर एक के साथ किए जा रहा हूं, मैच किए जा रहा हूं, जब तक मेरी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हो जाती, आई विल नॉट स्टॉप।
जब तक मेरी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। आई विल नॉट स्टॉप इफ नन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर इवेंचुअली जो है मेरे पास जो भी कुछ एल्स में है वही मुझे मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर, अब मैं इसको और आसान ज़बान में समझा देता हूँ, फिर वापस इस पे आता हूँ कि भाई मैं आपसे जो है आपको एक सवाल का जवाब देना है और एग्जाम आपका पास हो जाएगा। सवाल सुन लें क्या, सवाल नहीं, बात सुन लें क्या। एक सवाल का आपने जवाब देना है और वो आपने सही दे दिया तो आपका एग्जाम पास होएगा। और मेरे पास आपके लिए 10 सवाल है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपने गलत जवाब दे दिया, अच्छा चलो ये बता दो। फिर आपने गलत जवाब, चलो ये बता दो। फिर आपने सही जवाब दिया, सही जवाब, जहां आपने सही जवाब दे दिया वहीं आप पास हो गए। वो सही जवाब पहला भी हो सकता था, वो सही जवाब 10वां भी हो सकता था, जिस तरह मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ। वो सही जवाब ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, वो सही जवाब चौथा हुआ। तो जहां से जवाब सही मिल गया वहीं से आप पास हो गए। ठीक है, यानी कि एक कंडीशन का ट्रू हो जाने से वो जो पूरा सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसको मैं आसान ज़बान में कह रहा हूँ कि आप पास हो जाएंगे। यानी तमाम कंडीशंस में से एक भी कंडीशन अगर क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो वहीं जो है वो एंड हो जाएगा। इस पूरे सिनारियो का वहीं एंड हो जाएगा। इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो हम चेन ऑफ इफ्स बना रहे हैं वहीं एंड हो जाएगा एज सून एज एक ओनली वन कंडीशन गेट्स ट्रू, तो वो वहीं से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब एक सिनारियो में आपको और देता हूं, इसको हटा देता हूं। मेरे पास आपके लिए 10 सवाल हैं। अभी मैं आपको 10 सवाल पहली वाले केस में बताया, मल्टीपल इफ वाला केस था वो। मल्टीपल इफ के अंदर आपको 10 में से एक सवाल कोई सा भी जो है सही जवाब दे देना है तो आपकी जो है वो कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो 10 में से एक सवाल, जब तक आप सही सवाल का जवाब नहीं देंगे मैं आपसे वो सवाल जो है वो पूछता रहूंगा। 10 सवाल कंसेक्यूटिवली पूछता रहूंगा। 10 के 10 भी आपने गलत कर दिए तो फिर इवेंचुअली जो एल्स ब्लॉक होगा 11वां, वो क्या होगा, मैं चमाट लगाऊंगा फिर आपके, यार एक भी सही नहीं दे रहा। ठीक है, अच्छा अब दूसरी कंडीशन, अब दोबारा मेरे पास 10 सवाल हैं, बट इन दिस सिनारियो अब मेरे पास अब जो आइडिया है वो क्या होगा कि ये नेस्टेड इफ होगा। यानी अब जो ब्लॉक हैं, मैं अभी आता हूं 10 सवालों की तरफ, वो ब्लॉक जो हैं वो एक साथ रखे हुए ब्लॉक नहीं है, बट ब्लॉक्स हैं, एक के अंदर एक ब्लॉक है। ठीक है, मैं फिल करता जाता हूं, एक के अंदर एक ब्लॉक है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना वो अब कंडीशन है। अब ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं नेस्टेड कैसे काम करता है। तो अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब मैं समझाऊंगा तो इंशाल्लाह बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। नेस्टेड इफ कैसे काम करता है। नेस्टेड इफ में क्या है कि एक बॉक्स आप खोलेंगे, एक बॉक्स तभी खुलेगा जब आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर ये पहला बॉक्स ही नहीं खुलेगा, तो इसके अंदर मौजूद दूसरे बॉक्स तक आप पहुंच ही नहीं सकते, आपको यहीं से बाहर कर दिया जाएगा। यानी वो जो बॉक्सेस हमने पीछे देखे थे वो बॉक्सेस एक के बाद एक रखे थे कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें चेक कर लो,
इसमें क्या है कि भी एक डब्बे के अंदर दूसरा डब्बा, फिर तीसरा डब्बा, फिर उसके अंदर डब्बा, तो जो सबसे बड़ा वाला फर्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर सारे हैं, अगर आप वही नहीं खोल पाए, वहीं आपकी कंडीशन गलत हो गई, तो फिर आप अंदर वाले बॉक्स को एक्सेस नहीं कर सकते। और अगर आपको जो सबसे लास्ट में जो जिस आइटम तक पहुंचना है, फॉर एग्जाम्पल वो वैल्यू जो है वो ये वैल्यू है, तो इसके लिए आपको ये भी बॉक्स प्रॉपरली खोलना पड़ेगा, यानी रेड वाला प्रॉपर खोलना पड़ेगा, फिर उसके बाद रेड से येलो आपको प्रॉपर खोलना पड़ेगा, फिर ब्लू में आएंगे, फिर इसमें आएंगे, और फिर आपके पास जो है ना ये बॉक्स जो है वो आपको मिलेगा। इसमें से अगर एक भी बॉक्स खोलने में आप फेल हो गए तो फिर आपकी एक्सेस यहां तक मुमकिन नहीं है, तमाम बॉक्सेस ट्रू होंगे। तो अब मैं आपको सवाल करता हूं कि भाई इफ आई हैव 10 क्वेश्चंस फॉर यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10, तो अब आप और आखिर में जो है वो पास है, ठीक है ना। अब मसला क्या है? मसला ये है कि भाई आपने हर सवाल का जवाब सही देना है, यानी पहले सवाल का जवाब सही देंगे तो फिर मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूंगा, दूसरे का जवाब सही होगा तीसरा पूछूंगा, तीसरे का जवाब सही होगा चौथा पूछूंगा, चौथे का जवाब सही होगा पांचवा पूछूंगा। लेकिन अगर आपने छठे का जवाब गलत दे दिया तो आप यहीं से बाहर हो गए, क्योंकि कंडीशन क्या है कि आप पास तभी होंगे जब 10 के 10 सवाल आपके सही होंगे। जब ये गलत हो गया तो आप 10 तो सही नहीं हो सकते ना, 9 सही हो सकते हैं, और 9 सही पे पास नहीं होगा। तो बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आपने पहले ही गलत दे दिया तो पहले से ही बाहर, पहले से ही बाहर, आप अगले सवाल तक आप पहुंच ही नहीं सकते। अब इसको जो है वो हम कोडिंग में देखते हैं। नेस्टेड का मतलब क्या है? नेस्टेड का मतलब यह है कि एक इफ की कंडीशन है। अब मैं यहां ऐसे ही लिख रहा हूं, फर्जी लिख रहा हूं, फिर एक रियल कोड लिखेंगे। इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर ए बी के बराबर हो जाए तो चेक करना कि भाई बी क्या सी के बराबर है, और बी सी के बराबर हो जाए तो चेक करना सी डी के बराबर है, और सी डी के बराबर हो जाए तो चेक करना भाई कि क्या डी जो है वो ई के बराबर है, तो चेक करना क्या ई जो है वो एफ के बराबर है। और जब ये सारी कंडीशन सही हो जाएं तो फिर आखिर में कह देना कि भाई आप जो हैं वो क्या हो गए, पास हो गए। अब मुझे ये बताएं, ये वही बात हो गई ना कि भाई ये एक बॉक्स है, उसके अंदर एक और बॉक्स है, फिर वो खुलेगा, फिर एक और बॉक्स खुलेगा, फिर एक और बॉक्स खुलेगा, फिर एक और बॉक्स खुलेगा, फिर यहां तक पहुंचेंगे। बट इफ अगर आपकी यही वाला कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो आप इसकी बॉडी में नहीं आ सकते। ये पूरा जो है वो किसकी बॉडी है, वो इसकी बॉडी है। अगर ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो आप इसकी बॉडी में आ ही नहीं सकते, तो पहले सवाल के बाद ही आउट हो जाएंगे। तो पास तक पहुंचना है तो जितने सवाल हैं 1 2 3 4 5, पांचों के 5 जब ट्रू होंगे तभी आप एग्जैक्टली जहां तक पहुंचना है पहुंच पाएंगे, अदरवाइज नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये एक के अंदर एक है, इसी को कहते हैं नेस्ट। नेस्ट कहते हैं घोंसले को, नेस्टेड इफ के, ये एक के अंदर एक हुए हैं। ये मल्टीपल एक साथ एक लाइन में नहीं बैठे हुए कि भाई तुमने नहीं किया तुमने कर लिया, तुमने नहीं किया तुमने कर लिया, नहीं, ये एक के अंदर एक है। और अगर एक ही गलत हो गया, जहां भी गलत हुआ ना, ये गलत हो गया तो इसकी बॉडी में ज़ाहिर नहीं जाएंगे, इसकी बॉडी इसके नीचे है, आप इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे। और अगर कोई सा भी गलत हो गया उसकी बॉडी में नहीं जा सकेंगे। तो सबका ट्रू होना जो है वो शर्त है यहां पर, ठीक है। तो अब मैं जो है, अब ये मैंने ABC जो है वो डिफाइन नहीं किए हुए, इसलिए हमारे पास जो है वो एरर आ रहा है। मैं चलो आपकी आसानी के लिए डिफाइन कर देता हूं। A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 0। ये मैंने एक ही लाइन में डिफाइन कर दी। अब बताएं पास हो जाएंगे नहीं होंगे? A इज इक्वल टू बी है, हाँ है, B इज इक्वल टू सी है, हाँ है, C इज इक्वल टू डी है, हाँ है, D इज इक्वल टू ई है, हाँ है, E इज इक्वल टू एफ है, हाँ है, और सब 0 के बराबर हैं, तो अब पास हो जाना चाहिए। देखिए हो गए पास।
ठीक है। लेकिन अगर एक भी वैल्यू जो है, फॉर एग्जांपल मैं ई को जो है वो कह देता हूं, ई जो है वो 1 है। अब ई जो है 1 है, पहले ई में 0 डाला, अगली लाइन में ई में 1 असाइन करा दिया, तो अब पास नहीं होंगे। अब आप गए, अब कुछ भी अभी क्यों एल्स नहीं लगाया है, इसलिए अब ये यहां तक तो सही हुआ, ये भी सही हुआ, ए इज इक्वल टू बी, हाँ बिल्कुल 0, दोनों 0 है, ओके ये पास हो गया, अंदर इसकी बॉडी में आ गया। बी इज इक्वल टू सी, हाँ भी ओके ट्रू हो गया, इसकी बॉडी में आ गया, इसकी बॉडी में एक और इफ लगा हुआ है। सी इज इक्वल टू डी, हाँ भाई सी इज इक्वल टू डी है, ओके हो गया। फिर डी इज इक्वल टू ई, नहीं भाई नहीं, डी में 0 है और ई में 1 है, यहां से कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई, तो ये आगे अब नहीं जाएगा, इस अपनी बॉडी में दाखिल नहीं हो पाएगा। जब बॉडी में दाखिल नहीं हो पाएगा तो फिर ये एग्जीक्यूट, ना ये एग्जीक्यूट होगा और ना ये एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक जो है उसका चल सकता है। अब छोटा सा हम इसको रियल वर्ल्ड कोई, जिस तरह हमने यहाँ एक एग्जाम्पल बनाई है वैसे देखते हैं। ये तो अभी हमने कर लिया, रफ से आइडिया में हमने एक काम जो है वो कर लिया, ठीक है। अब हम ये कर लेते हैं कि भाई ये करते हैं, अच्छा जी, हम ये देखते हैं कि भाई एक स्टूडेंट है, सिनारियो ये है कि भाई a student can only appear in exam, एक स्टूडेंट जो है वो एग्जाम में तब ही अपेयर हो सकता है if and only if his dues are cleared। एक तो उसके ड्यूज क्या होने चाहिए, क्लियर्ड होने चाहिए, एंड ही मस्ट हैव एडमिट कार्ड, उसके पास एडमिट कार्ड भी होना चाहिए। ये दो हमारे पास कंडीशन है, ठीक है। मैं इसको नीचे ले आता हूं। एक स्टूडेंट जो है वो अपियर हो सकता है एग्जाम में अगर उसके पास उसके ड्यूज क्लियर होने चाहिए और उसके पास एडमिट कार्ड जो है वो होना चाहिए, ठीक है जी। अब हम स्टूडेंट से पूछ रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, क्या कहते हैं, फी स्टेटस क्या लेता हूं मैं इसको कि उसका फी स्टेटस क्या है, पेड है या अनपेड है। तो इनपुट, ठीक है, यहाँ क्या पूछना जाएगा भाई कि भाई हैव यू पेड योर एग्जाम फी, ठीक है। अब वो उसका जो भी जवाब देगा। दूसरी बात क्या है, एडमिट कार्ड इनपुट, मैं कहता हूं भाई डू यू हैव एडमिट कार्ड, ठीक है। अब ये दो चीजें, दो कंडीशन आ गई। एग्जाम में तभी अपियर होगा जब उसकी फीस भी पे होगी और उसका एडमिट कार्ड भी होगा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि भाई ये दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना लाजमी है। पहला सवाल आप उससे करेंगे कि फीस स्टेटस जो है वो पेड है। अगर फीस स्टेटस पेड है तो आप दिखाओ भाई एडमिट कार्ड लेकर आओ घर से। नहीं, अगर कोई बंदा ये कहता है नहीं मेरी फीस ही पे नहीं है, तो फिर उसके बाद एडमिट कार्ड हो भी तो आपने उसको एग्जाम में बैठने नहीं देना है। ये दोनों सवालों का ट्रू होना लाजमी। तो अब मैं क्या करूंगा अभी, इफ फी स्टेटस इज इक्वल टू क्या हो, पेड हो, फी स्टेटस इज इक्वल टू पेड,
ठीक है। अच्छा, जब पे हो तो कुछ करेगा वो। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो जरूर आप जहन में रखिएगा। अभी क्या करना है, फी स्टेटस पेड हो तो मुझे अभी मैं उसको पास कर रहा हूं। इस इफ का जो है वो क्या होगा, एक एल्स ब्लॉक होगा। इस इफ का एक एल्स ब्लॉक होगा, और एल्स ब्लॉक में अगर उसका फी स्टेटस पेड नहीं होगा तो जाहिर है मैं उसको क्या मैसेज दूंगा भाई, प्रिंट यू कांट अपीयर इन एग्जाम। तो अब और पास हटा दूं। अब मैं यहां पर क्या दूंगा उसे, प्रिंट क्या कहूंगा भाई, ओके यूर, बल्कि अभी ओके भी हटा दूं, मैं तो नेस्टेड में जाना चाह रहा हूं ना। मैंने एक इफ लगा दिया और उसका एल्स लगा दिया। देखो इफ की जो पेयर है, जो जोड़ी है, वो मैंने मुकम्मल कर दी है। यहाँ पर इसमें ये गड़बड़ होती है कि बहुत सारे एल्स और बहुत सारे इफ हो जाते हैं तो पता नहीं चलता कौन सा वाला इफ कौन से वाले एल्स के साथ है। अब अगर पहला सवाल ही गलत कर दिया उसने, डायरेक्ट उठा के यहाँ फेंकना है। अब अंदर आ जाते हैं, अगला सवाल दोबारा पूछते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछ रहे हैं अभी, एलिफ सॉरी नेस्टेड इफ कर रहे हैं ना। अब मैं इसकी बॉडी में मैंने क्या कर दिया, एक इफ डाल दिया। अगर फीस पेड होगी तभी इसकी बॉडी में आके दूसरा सवाल पूछेंगे। वो दूसरा सवाल क्या है, वो दूसरा सवाल है कि भाई एडमिट कार्ड के हवाले से, एडमिट कार्ड इज इक्वल टू यस। अगर फी स्टेटस पेड हो, एक सवाल ये हो गया, क्योंकि हमारे पास नेस्टेड की कंडीशन में सारे सवालों के जवाब सही होने चाहिए, तभी कंडीशन सारी ट्रू होंगी तो एग्जैक्ट जो बॉडी आप रन करना चाह रहे हैं वो रन होगी, अदरवाइज रन नहीं होगी। तो इफ फी स्टेटस पेड, ठीक है भी, और फिर नेस्टेडली हमने कह दिया भी एडमिट कार्ड इज पेड, यस। अगर एडमिट कार्ड ना हो तो इसका भी एक एल्स ब्लॉक होगा। देखो अब ये समझना है जरा, जो सबसे आउटर इफ है उसका सबसे आउटर एल्स है, जो सबसे बाहर कॉर्नर का है, लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर, फिर उसके अंदर आ जाओ लेफ्ट राइट, फिर उसके और अंदर आ जाओ लेफ्ट राइट, इस तरह चलता रहेगा। इसका एल्स ब्लॉक जो है वो मैंने यहां पे लिख लिया, प्रिंट you don't have admit card, you can't appear in exam। ठीक है, तो अब देखें, अब वह बात ये कि अगर ये पहला ही बॉक्स क्या हो गया, आपसे नहीं खुला, तो फिर ये दूसरे वाले सवालों पर तो आप जा ही नहीं सकते। अच्छा, इसकी बॉडी भी बना दूं मैं, इफ एडमिट कार्ड यस हो जाए, अगर फी स्टेटस भी ओके हो जाए और एडमिट कार्ड भी यस हो जाए, तो मैं इसको यहां सिर्फ इस सूरत में यहां पर वो क्या हो सकता है, प्रिंट यू कैन अपीयर इन एग्जाम। देखो स्ट्रक्चर को जहन में रखना बस, इस वाले जो आउटर इफ है उसके साथ आउटर एल्स है, जो इनर इफ्स होंगे उनके साथ अगर अपने चलेंगे। अगर मैं इसके अंदर एक और इफ लगा दूं और कोई भी कंडीशन लगा दूं तो फिर इसका भी जो है ना अपना एल्स होगा, ठीक है। और फिर इस वाले इफ के अंदर मैं एक और इफ लगा दूं तो देखो इफ यूं चलता जा रहा है, एक लाइन बनती जा रही है, ठीक है, और एल्स की लाइन जो है वो यूं बनती जा रही है। तो एक खूबसूरत सा आपके पास डिजाइन नुमा जो है इफ एल्स जो है बन जाएगा। अभी हम एक बड़ी एग्जांपल भी कर लेंगे अगर टाइम बचेगा। अभी ये छोटी एग्जांपल करके जरा एग्जीक्यूशन तो मैं आपको समझा दूं, ठीक है ना। दो इफ यूं आ रहे हैं, दो एल्स यूं जा रहे हैं, जो सबसे बाहर वाला है वो सबसे बाहर वाला एल्स है, जो उसके बाद उससे एक सीढ़ी यहां से नीचे उतरो और यहां से एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाओ, ठीक है। वन स्टेप डाउन वन स्टेप अप, तो आपको अपना एल्स जो है वो मिलता चला जाएगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूशन में डालता हूं कि भाई हैव यू पेड योर एग्जाम फीस,
आपको वो कहता है हाँ भी पेड, तब ही उससे अगला सवाल पूछा जाएगा। लेकिन अगर डू यू हैव एडमिट कार्ड, ने कहा जी यस, हम कह रहे हैं यू कैन अपीयर इन एग्जाम, आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। ये स्मूथ चला, ये भी ओके था, इसने कहा ओके तो चलो अंदर चले जाओ, उसने कहा ओके तो चलो ठीक है तो एग्जाम में अपीयर, कोई एल्स ब्लॉक चला ही नहीं, क्योंकि कोई कंडीशन जो है वो रॉन्ग हो ही नहीं। बट अब मैं कहता हूं हैव यू पेड योर एग्जाम फीस, वो कहता है पेड, यहां तक तो बात सही है, ठीक है। एडमिट कार्ड है आपके पास, हम कहते हैं अभी नहीं है, नहीं है, तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, फॉल्स हो गई, ये बॉडी नहीं चलेगी, इसका एल्स चलेगा। जोन सा इफ जो है वो फॉल्स देगा, उससे अटैच्ड एल्स जो है वो एग्जीक्यूट होगा। रिमेंबर, जौन सा बहुत सारे होंगे, जो इफ जो है वो फॉल्स होगा, उससे रिलेटेड, उससे अटैच्ड, उसका पेयर्ड एल्स ब्लॉक जो है वो रन होगा। देखें मैंने यहाँ लिख भी दिया है, नो किया यू, क्योंकि एडमिट कार्ड को नो बोला है इसलिए मैंने वहाँ मैसेज में एडमिट कार्ड वाला मैसेज लिखा है कि यू डोंट हैव एडमिट कार्ड, यू कांट अपीयर इन द एग्जाम। अच्छा जी, अगर वो फीस पेड का स्टेटस ही बोल दे कि भाई पेड है या नहीं पेड है, हम कह रहे हैं भी अनपेड है, तो अब अनपेड है तो अगला जो है मामला, क्योंकि मैंने सवाल जो है ऊपर अलग अलग पूछे, सवाल तो पूछ लेगा लेकिन उसे बाहर फेंक देगा। बाहर जो है वो किस बिहाफ पे फेंकेगा, वो मुझे अंदर पूछना चाहिए था, अंदर पूछ लेता हूं मैं उसको, यू कांट अपीयर इन द एग्जाम ड्यू टू अनपेड फीस। मैं इस वाले जो इनपुट को यहां से हटा के मैं इसको यहां रख लेता हूं, अब मेरा जो फ्लो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लाइक सी, डू यू हैव यू पेड योर एग्जाम फीस, हमने कहा जी पेड है। अब डू यू हैव एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड हमने कहा जी नहीं है, अपीयर नहीं हो सकते, ओके। अब हमने यहाँ पे डू यू हैव पेड योर एग्जाम फीस, हमने कहा जी अनपेड है। तो अब पहले क्योंकि दोनों इनपुट हमने एक साथ यहाँ पे लिए तो इसलिए दूसरा इनपुट पूछ रहा था, जबकि उसूलन तो ये चाहिए जब उसने कह दिया कि अनपेड है तो दूसरा सवाल ही क्यों पूछ रहा हूँ, पहले ही सवाल गलत हो गया, वो फेल हो गए, बाहर निकल जाओ, ये लोग बाहर निकल गए, यू कांट अपीयर इन द एग्जाम। तो ये हमारा एक फ्लो जो है वो कंप्लीट जो है वो यहाँ पर हो गया है। ये है नेस्टेड इफ, ठीक है ना, ये हम और भी इफ्स अंदर लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एल्स, कि हर इफ का जो है ना, अब जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 इफ्स जो हैं वो लगे हुए हैं। जब आपने पहला इफ बनाया होगा तो उसका हाथ के हाथ उसका एल्स बनाएं, कभी भी गलती नहीं होगी। जब पहला इफ बनाएंगे उसका हाथ के साथ जो है ना उसका एल्स बना दें, पास कर दें भले अभी, तो गलती नहीं होगी। फिर आपने ये दूसरा वाला इफ बनाया तो इसका एल्स जो है आपने इसके ऊपर लगेगा, ज़ाहिर है एक सीढ़ी ऊपर एक सीढ़ी ऊपर, इसको भी अभी पास, इसके अंदर ये आ गया। फिर इसके ऊपर तीसरा वाला इफ है, उसके अंदर जो है ना एक एल्स जो है वो लगेगा। मैं इसको दोबारा लिख देता हूं। अब ये इफ ए इज इक्वल टू बी, ये कंडीशन है, तो यहां पर प्रिंट कर दो, प्रिंट क्या कर दो भाई, ए इक्वल टू बी है। एल्स क्या करोगे भाई, प्रिंट कर दो ए नॉट इक्वल्स बी। अब ये हो गया, इसके अंदर मैं डालते जा रहा हूं। अब मैं इसकी बॉडी में दूसरा इफ लिख रहा हूं, इफ ए इज इक्वल टू बी हो गया, प्रिंट करा दिया, और साथ साथ जो है, बल्कि प्रिंट तो हमने एक ही स्टेटमेंट कराना है तो प्रिंट हटा दो, इफ बी इज इक्वल टू सी, तो इसका भी एल्स लिखो पहले ताकि याद रहे। अभी उसको पास करा दिया, और इसकी बॉडी लिखता हूं, इसकी बॉडी में दोबारा एक इफ लगा दिया, इफ ए इज इक्वल टू बी, इफ बी इज इक्वल टू सी, इफ सी इज इक्वल टू डी, इसका भी एल्स लगा दो, एल्स इफ के नीचे आएगा, बिल्कुल याद रखिएगा।
इसको पास कर दिया है मैंने। फिर इसकी बॉडी में मैंने एक और जो है ना इफ लगा दिया, मैंने कह दिया भाई डी इज इक्वल टू ई, और पीछे करके इंटर किया मैंने, इसका एक और एल्स लगा दिया और इसको पास कर दिया। पास में कर रहा हूँ, बाद में हम लिख लेंगे हमें प्रिंट क्या कराना है, पास तो आपको समझ में आ ही गया है। इफ ई इज इक्वल टू एफ, इसके अंदर भी गया, इसका एल्स लगा दिया, ठीक है। अब देखें ये आपके पास जो सिनारियो कह रहा था कि आपके पास ये इफ्स और ये इस तरह जो है वो एल्स, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 आपके पास जो है इफ हैं, 1 2 3 4 5 आपके पास जो है वो एल्स हैं। अगर ये पहली ही कंडीशन गलत हो गई तो ये अंदर घुसेगा ही नहीं, अपने पहले वाले एल्स यहाँ डायरेक्ट उठा के यहाँ फेंकेगा। अगर ये वाली कंडीशन गलत हो गई, ठीक है, तो ये इसके ये वाले एल्स पे फेंकेगा। जो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ बी नॉट इक्वल टू सी, बी नॉट इक्वल टू सी। और फिर इधर क्या होगा जी, इससे ऊपर वाला तीसरा जो है सी नॉट इक्वल टू डी। फिर डी ई है, यहाँ पास हटाता हूँ, डी नॉट इक्वल्स टू ई। फिर ई और एफ है, यहाँ लगा देता हूँ ई नॉट इक्वल टू एफ, ठीक है। अब ये हमारी पूरी कंडीशंस भी लग गई और उनके एल्स ब्लॉक भी लग गए, ठीक है। तो कहाँ पे जाके गड़बड़ हो रही है, ई इज इक्वल टू 1 पे। तो जब डी और ई को हम देखेंगे तो फिर ये जो है यहाँ से बाहर निकलेगा, तो इसका एल्स जो है वो कहाँ गिर रहा है, ये रहा इसके नीचे। तो डी नॉट इक्वल्स ई, ये इसका प्रिंट आ जाएगा। चेक करते हैं, अनइंडेंटेड हुआ हुआ है कहीं कोई एल्स जो है, कौन सा वाला है, लाइन नंबर 9 पे एक एल्स ब्लॉक जो है वो अनइंडेंट हुआ हुआ है। इफ कौन सा वाला है, तीसरा, नीचे से तीसरा, ये तो सही लग रहा है। ये वाला होगा क्योंकि इसकी जो है हमें आखिर में बॉडी हमने इसकी नहीं दी है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रिंट, क्योंकि एक तो बॉडी देनी है ना, ये सब इसकी बॉडी में ये आ गया, इसकी बॉडी में ये आ गया, इसकी बॉडी में ये आ गया, तो अब इसकी बॉडी में देना है ऑल इज वेल। अब देखें अभी क्या कह रहा है वो, डी नॉट इक्वल्स टू ई। तो जो ये वाली कंडीशन गलत हुई तो इससे अटैच ये वाला एल्स जो है वो चल गया। अब अगर मैं कह देता हूं यहां पर सी की वैल्यू भी एक ओवरराइड करा देता हूं, सी इज इक्वल टू 2 कह देता हूं, तो ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, ये यहां पर जो है वो गड़बड़ हो जाएगी, बी इज इक्वल टू सी पे। बी और सी बराबर नहीं होंगे, तो बी और सी का जो ब्लॉक है देखो, ये आपको यहां से दूसरा एल्स नजर आएगा, बी नॉट इक्वल टू सी, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। लेकिन अगर पहली ही कंडीशन गलत हो जाए कि ए नॉट इक्वल टू बी हो जाए, यानी बी में भी मैं कह दूं कि 2 वैल्यू डाल दी, अब पहली ही कंडीशन गलत हो गई कि ए नॉट इक्वल टू बी, ए और बी बराबर नहीं है क्योंकि ए में 0 डाला हुआ है यहाँ पर और बी में 2 डाला हुआ है, तो ये वाला जो लास्ट है जो इससे अटैच है ए नॉट इक्वल टू बी, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। होपफुली ये नेस्टेडनेस ऑफ इफ्स एंड एल्स जो है वो आपको समझ में आई हुई होगी। कोशिश की है मैंने
आपको समझाने की। अच्छा जी, कुछ अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस लेता हूं, लेकिन उससे पहले दो तीन इंपॉर्टेंट बातें करनी है मैंने आपसे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो अभी मुझे मैसेज दिया गया है मैनेजमेंट की तरफ से कि भाई जो लोग अपने सेपरेट ग्रुप्स स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिएट कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर रहे हैं कि भाई इसको ज्वाइन कर लें, इसको ज्वाइन कर लें। सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो मैनेजमेंट की तरफ से नहीं है। अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करते हैं और वहाँ कोई मिसहैप, कोई गलत बात होती है तो वो डेफिनेटली वी आर नॉट आंसरेबल अबाउट इट, कि वो सारे हमारा ऑफिशियल ग्रुप नहीं है। तो पहली बात तो ये कि किसी ऐसे ग्रुप को जो है वो ज्वाइन ना करें। और जो लोग ग्रुप क्रिएट कर भी रहे हैं और वो अब यहाँ कमेंट्स में और ग्रुप में जो है उसका लिंक शेयर कर रहे हैं कि ज्वाइन कर लें, ये ना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोगों को जो है वो क्लास से आउट कर दिया जाए किसी को भी, लेकिन मैनेजमेंट ये कर देगी, ठीक है, क्योंकि ये अलाउड नहीं है। हाँ, आप मैनेजमेंट से हटके कुछ किस तरह कर सकते हैं तो वो जा रहे हैं, वो इट्स योर अप्रोच। और जो लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं वो फिर उस ग्रुप्स पे होने वाली एक्टिविटीज़, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, नंबर शेयर हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, तो फिर एक दूसरे को तंग करना शुरू कर देते हैं, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। और फिर वो इदारे के ऊपर जो है ना वो सवाल उठाया जाता है, तो पता चलता है इदारे को तो उस बारे में कोई मालूम ही नहीं है, इदारे का ग्रुप ही नहीं है, तो बच्चे ने ज्वाइन क्यों किया? भैया वो बच्चा जाने, स्टूडेंट जाने, बच्चे आप लोग नहीं हैं, सब समझदार हैं। आपको कोई इशू है, कोई डिस्कशन करना है, मैंने ग्रुप में पोस्ट जो है वो ऑन करवा दी है, आप बेधड़क जो है ना पोस्ट करें। आप देख भी रहे होते हैं कि मैं फ्रीक्वेंटली जो है वो हर एक का रिप्लाई देने की कोशिश कर रहा होता हूँ। और दूसरे लोग भी जो ग्रुप में हैं वो भी, किसी की पोस्ट आ रही है, किसी का इशू आ रहा है, मैंने देखा कि जवाब दे रहे हैं, बाकी लोग भी कंट्रीब्यूट करें और अपने मसले जो हैं वो यहीं हल करें, ताकि एक हेल्दी एक्टिविटी जो है वो ग्रुप के अंदर नज़र आए, ठीक है। मुनासिब नहीं है कि व्हाट्सएप की तरफ जो है ना वो आप चले जाएं पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, और ये मुनासिब नहीं है। मेरा मशवरा ये है कि ऐसा काम जो है वो नहीं करें। और आज तक तो मैं देख लूँगा, अगर ऐसी कोई एक्टिविटी हुई तो ठीक है, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन दोबारा अगर कोई कमेंट्स में किसी ने ये मैसेज किया कि भाई ये ग्रुप्स जो है वो हमने क्रिएट कर दिया है, ज्वाइन कर लें, तो सबसे पहले उस बंदे को जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। मैं लिटरली कह रहा हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कहते हुए, लेकिन ज़ाहिर ये मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं और ये लोग जो है फेस करते रहते हैं, सारा दिन यही काम करते रहते हैं। 50 क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन और क्लासेस यहाँ पर जो है चल रही होती हैं, तो ये इनके सामने ये मामला जो है वो आते रहते हैं, तो इन्हें पता है ये क्या क्या जो है इश्यूज़ आते हैं, इसलिए जो है वो मना कर रहे हैं, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा इसका। मैं अब क्वेश्चंस की तरफ चलता हूँ। आज की क्लास थोड़ी बहुत पिछली क्लासों के मुकाबले में ज़रा लेवल जो है वो थोड़ा अप हुआ है, क्योंकि अब हम रियल कोड के सिनारियोज लिख रहे हैं, लॉजिक्स जो है ना वो लिख रहे हैं। मुझे पता है मुश्किल होगी, लेकिन अब आपने दुगनी तिगनी मेहनत करनी है और ज़्यादा जो है वो टाइम देना है, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर आप क्लास ले रहे हैं और हफ्ते में जो है वो 6 घंटे हम इसके ऊपर लगा रहे हैं, और मैं भी आपकी खातिर जो है ना यहाँ घर से क्लास ले रहा था शुरू में, अब सैलानी आके क्लास ले रहा हूँ। अब सर्दी में जो है ना तकरीबन 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, और अभी 11 बजे वापस जाना है। देखो मेरी क्या हालत होनी है। अच्छी खासी जो है वो ठंड हो रही है, बारिश भी है। तो जब इतनी मेहनत हो रही है आपकी तरफ से भी और मैं भी अपनी तरफ से जो है वो इनपुट देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग जो है वो सीरियस होके जो है मेहनत करें। सिर्फ ये कोशिश ना करें कि नेटा कैड का जो है ना मुझे सिस्को का जो है ना सर्टिफिकेट मिल जाए। सर्टिफिकेट कंप्यूटर की दुनिया में जो है ना सर्टिफिकेशन या आपके पास सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। हाँ, थोड़ा मैटर करता है, लेकिन इन द एंड तो आपने कोडिंग खुद करनी है। आपकी उंगलियां जो है कीबोर्ड के ऊपर और आपका दिमाग जो है वो सिस्टम के ऊपर जो है वो आपने खुद चलाना है। सर्टिफिकेट आपको बिठा तो देगा, चलो हाँ भी इसने सर्टिफिकेशन की हुई है, इंटरव्यू देना है, कोडिंग करनी है, तो वहाँ डेफिनेटली जो है ना स्किल्स की ज़रूरत है। सर्टिफिकेट जो है उसकी थोड़े सा खाली इसलिए ना पड़े कि सर्टिफिकेट मिल जाए,
और आप कोशिश करें कि आप प्रोग्रामिंग सीखें, लॉजिक बिल्डिंग सीखें, सिंटैक्स सीखें। पाइथन की डिमांड है मार्केट में, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं पाइथन के अंदर जो है। आप मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, एआई इस तरफ जा सकते हैं, आप डाटा एनालिटिक्स की तरफ जा सकते हैं, आप वेब डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं, आप मोबाइल डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं, आप वेबसाइट्स का बैकएंड जो है ना वो लिख सकते हैं। तो बहुत कुछ कर सकते हैं। वैरायटी जो है पाइथन में हर तरह की जो है वो मौजूद है, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है बहुत ज़्यादा मौजूद है। लेकिन अभी आप कुछ ना सोचें, अभी सिर्फ ये सोचें कि आई मस्ट बी एक्सपर्ट इन पाइथन। पहले आप पाइथन में एक्सपर्ट होंगे, फिर कोई फ्रेमवर्क सीखेंगे प्रोफेशनल काम करने के लिए। अभी तो हम सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग टाइप पढ़ रहे हैं ना, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे। बाद में हम फ्रेमवर्क के ऊपर इंशाल्लाह कोशिश ये है कि जल्दी जल्दी हम अपना सिलेबस ख़त्म करें। मैं आपको कोई वेब फ्रेमवर्क या कोई डेटाबेस कनेक्टिविटी जो है ना वो भी अपनी इस क्लास के अंदर जो है वो आपको सिखा दूँ कि पाइथन से डेटाबेसेस कैसे कनेक्ट होती हैं, डाटा आता कैसे है, जाता कैसे है, डिलीट अपडेट्स डाटा किस तरह किया जाता है। फिर कोई वेब फ्रेमवर्क भी जो है ना वो आपको जल्दी जल्दी मैं उस पर करा दूँ। पूरा डिटेल ना करा सकूँ कोई बात नहीं, लेकिन फिर आप उसको कर सकेंगे बहुत सारी किताबें पढ़ के। एक आपको एक बार जो है वो बेसिक्स जो है वो मिल गई, ठीक है। तो साथ रहें और कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे जो है वो नुकसान हो, हमारा भी, आपका भी, इदारे का भी, और आपकी अपनी इंटीग्रिटी पे जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो आप खुद हैं, इसका ख्याल करें, ठीक है। क्वेश्चंस की तरफ जा रहा हूँ मैं। और कहाँ रहे भाई यार, क्वेश्चन कोई पढ़ के सुनाता रहे मुझे, मोबाइल मसला कर रहा है। चलो अच्छा जी, गेमिंग में जा सकते हैं। हाँ भाई, पाइथन में गेमिंग भी चलती है। पाइथन की बहुत सारी गेमिंग लाइब्रेरीज जो है वो मौजूद हैं। एल्स, इफ एल्स, एलिफ, थोड़ी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और होनी चाहिए। मोहम्मद राहत, होनी चाहिए यार, टाइम बड़ा लिमिटेड होता है, ये 2 घंटे हैं। तो अच्छा, इनका कैपिटल में लिख दें तो क्या होगा? देखो भाई, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अगर आप जो भी इनपुट आप कैपिटल में लिख देंगे तो वो मैच नहीं करेगा। लाइक जिस तरह यहाँ पर है ना, अभी जो इसी की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई जो है ना पेड जो है वो कैपिटल में लिख देता है और यहाँ पर स्मॉल में, तो मैच नहीं करेगा, गलत हो जाएगा जवाब उसका। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अब यहाँ पे लोअर लगा दें। अब वो अगर जो है वो कैपिटल में डाल भी देगा तो हमारे इनपुट में जो है वो लोअर में ही स्टोर होगा और वो लोअर से ही हमारा कंपेयर होगा। अगर आपने यहाँ पर कैपिटल में लिखा हुआ है और यहाँ पे वो लोअर में डाल देगा तो फिर आपको यहाँ उसके इनपुट को अपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि आपके अपर से जो है वो मैच हो जाए, बात समझ में आ जाए, ठीक है। तो केस सेंसिटिव होने की वजह से आपको बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो मैच करना पड़ता है। अच्छा जी, और सर परसेंटेज वाली एग्जाम्पल में ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं? बेटा परसेंटेज वाली एग्जाम्पल में ऑपरेटर कौन सा है आपने बताया नहीं, क्या यूज़ करना है। हमने परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे अफजल सारियो। कोर पाइथन क्या चीज़ है? जो हम पढ़ रहे हैं ये कोर पाइथन ही है। सजेस्ट एनी कोर्स ऑफ पाइथन इन वेब डेवलपमेंट। भाई आजकल जेंगो जो है ना बहुत ज़्यादा मशहूर है, आप जेंगो का कोई कोर्स जो है वो पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको बहुत सारे। अटेंडेंस शीट नॉट वर्किंग, शायद अभी एक्टिव नहीं करी है। कलर डिटेक्शन हो सकती है, बिल्कुल पाइथन से हो सकती है। अच्छा, बाबर अली, राइट कोड एंड वांट टू एडिट समथिंग बिटवीन कोड इट्स ऑल डिस्टर्ब द कोड, हाउ रिजॉल्व दिस इशू। मैं अच्छा, ये सवाल आपने किसी ने और भी डाला था, ये शायद आपने ही डाला था कि बीच में हम कोड डाल देते हैं, सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो भैया सही डालेंगे कोड तो नहीं डिस्टर्ब होगा, ज़्यादा ख़राब डालेंगे तो डिस्टर्ब होगा। आपको एग्जाम्पल करके स्नैपशॉट शेयर करें कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, या वीडियो बना के शेयर करेंगे मैं ऐसा कर रहा हूँ तो ऐसा हो रहा है, ताकि आपकी बात जो है ना वो क्लियर हो जाए। ये एंड ऑपरेटर और लॉजिकल एंड, लॉजिकल और ऑपरेटर हम पढ़ेंगे भाई। एनाकोंडा मोबाइल में चलेगा? एनाकोंडा नहीं, जुपिटर नोटबुक जो है वो मोबाइल में चल सकती है। और डबल इक्वल्स का क्या मतलब है भाई? ये पिछली क्लास आप ले लीजिएगा। डबल इक्वल का मतलब होता है एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर है। 5 डबल इक्वल्स 5 ट्रू। लैपटॉप लेने जा रहा हूँ, रिकमेंड कर दें यार? बस ले लो, चलता हुआ हो यार, बहुत ज़्यादा हाई फाई लैपटॉप लेने की ज़रूरत नहीं है।
हाँ जी, फ्लास्क या जेंगो में से कोई एक फ्रेमवर्क करेंगे अवेश। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को ऐड करूं तो कॉन्केटिनेट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों अरूबा दोनों जो हैं वो स्ट्रिंग है। इस शेरोज मॉड्यूल दोबारा रीअटेम्प्ट कर सकते हैं, मुझे मालूम नहीं है इसका यार। लूप कब पढ़ेंगे? लूप जब लूप का टॉपिक आएगा पढ़ेंगे। C++ और पाइथन में क्या डिफरेंस है भाई? C++ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ का सिंटैक्स अलग है, पाइथन का अलग है। इनपुट में सेल एग्जीक्यूट नहीं हो जाता होता जो बॉक्स टाइप ओपन होता है। सवालात कहाँ और कब पूछें भाई? ग्रुप में पूछो। अभी मैंने कहा है कि जो भी सवाल पूछना है वो ग्रुप में आप पूछें, पोस्ट करें ग्रुप में, मैं अप्रूव कर देता हूँ। GUI नहीं करेंगे। असीस कुरैशी, टेस्ट कहाँ पे होगा भाई? नेटाकेड की वेबसाइट पे टेस्ट चल रहा है आपका। ऐप डेवलपमेंट जावा इज रिकमेंडेड। बेटा रिकमेंडेड नहीं, कंपनी की रिक्वायरमेंट पे होता है। अब ऐप डेवलपमेंट जो है ना फ्लटर में भी हो रही है, उसमें भी हो रही है। एनाकोंडा विंडोज 7 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। थैंक यू अनुष सोहेल, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया। ठीक है, उमर कुरैशी जवाब दे दिया आपका। जेंगो जेंगो जंग। इफ एल्स एंड स्विच केस में डिफरेंस क्या है? बेटा जुबैर, स्विच केस का ही नेमुल बदल है, या यूं समझ ले स्विच केस ही जो है ना इफ और एलिफ का जो है वो नेमुल बदल है। जो भी हमने कंडीशंस पढ़ी हैं नेस्टेड इफ वाली, वो स्विच केस का ही रिप्लेसमेंट है, या स्विच केस उसकी जगह आया था। नेस्टेड में इफ एल ज़्यादा हो जाते हैं, संभालना मुश्किल हो जाता है, तो स्विच केस आ गया था। नहीं भाई, पाइथन और PHP सेम नहीं है। वेब एंड ऐप कोर्स अपडेट, नो आइडिया मुझे। ABCD वाला पोर्शन रिपीट कर दें। अच्छा, पूरा रिपीट ना कराया करो, सवाल तो पूछ दो। पूरा रिपीट तो वो 20-25 मिनट बात की है, हम रिपीट पूरा नहीं कर सकते। उसमें से कोई बात समझ में, सर ये बात समझ नहीं आई, वो पूछा करें एग्जैक्टली टू द पॉइंट कि ये बात समझ नहीं आई। नेटाकेट ज्वाइन कैसे करेंगे भाई? ईमेल आई होगी सबको, आप डिटेल आपको दी गई होगी। जेंगो पे इंशाल्लाह काम करना सीखेंगे अली शिराज, जेंगो करेंगे। सर आपने ग्रेड को इंटीजर में लिखा है, अगर फ्लॉट में लाना हो तो फिर क्या? ग्रेड को इंटीजर में थोड़ा लिखा है यार, ग्रेड को नन लिखा था, बाद में उसके अंदर वैल्यू स्ट्रिंग असाइन करी है। ग्रेड A ग्रेड B को कोटेशन लगा के असाइन किए हमने, इंटीजर तो नहीं लिखा। ग्रेड इंटीजर थोड़ी होता है। वेब डिज़ाइनिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है यार? वेब डिज़ाइनिंग के लिए बाबू HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, ये सब वेब डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल होती है। मोहम्मद साद, वही ऐसे सवाल ना पूछे जिनका ताल्लुक मुझसे नहीं है। थैंक यू अक्सर इरफान। चलिए ठीक है, अब कोई सवाल जो है वो पढ़ाई से मुताल्लिक नहीं आ रहा है। नो नमपाई एंड पांडास इन दिस क्लास। इंशाल्लाह अगर इस कोर्स का अगला मॉड्यूल लॉन्च किया गया तो वो देखें किस तरफ जाते हैं, वेब की तरफ ले जाते हैं या डेटा साइंस की तरफ ले जाते हैं, तो फिर हम डेटा साइंस लाइब्रेरीज जो हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है जी, अब मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। अटेंडेंस शीट बाद लोग कह रहे हैं ऑन नहीं हुई है, मैं पूछ लेता हूँ मैनेजमेंट से, यहाँ बंदे बैठे हैं, अभी क्या सीन चल रहा है। ठीक है जी, ये नोटबुक मैं शेयर कर देता हूँ उसी अपने गूगल ड्राइव के लिंक पर। बहुत सारे लोग इतने फालतू सवाल करते हैं यार ग्रुप में। अगर आपने ज्वाइन किया भाई, थोड़ी सी मेहनत कर लो अल्लाह के बंदो, ग्रुप को एक बार सर्वे कर लो, जाके पिन पोस्ट जाके देख लो जो टीचर कर रहे हैं, वहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी कि नोटबुक कहाँ है, लेक्चर कहाँ है। ठीक है, मुझे पता है आपने पहली बार जो है अभी आज पहली क्लास ली है, लेकिन आप ग्रुप का सर्वे तो कर लेना कम से कम कि ग्रुप में क्या क्या है, क्या चीज़ मुझे, फिर देखेंगे मुझे क्या नहीं मिल रहा। ठीक है जी, अटेंडेंस शीट नहीं वर्क कर रही, ऑन हो गई, अटेंडेंस शीट ऑन हो गई है। व्हाट्स योर नेम सर? ये बड़ा अच्छा सवाल है, आलियान भाई ने किया है। नासिर हुसैन नाम है मेरा यार। वर्डप्रेस में पाइथन यूज होता है? वर्डप्रेस में नहीं होता भाई,
पाइथन में बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बैकएंड लिखा जाता है। अब वो वर्डप्रेस का आप फ्रंट एंड बना लें और बैकएंड में लगा लें, फिर कोई डेटा साइंस की तरफ कोशिश करते हैं। नोमान अली, लेट्स सी क्या होता है। ओके जी, साइथन और जाइथन क्या है भाई? पाइथन का जो पाइथन लैंग्वेज जो क्रिएट की गई है वो सी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, तो वो जो उसका इंटरफेस है, सी का इंटरफेस है, तो वो साइथन कहलाती है। अगर वो जावा में भी पाइथन को इन्वेंट किया गया काफ़ी सारी चीज़ें, तो उसका जो इंटरफेस है वो जाइथन कहलाता है। अली रज़ा तोनियो, वेयर आर यू फ्रॉम? भाई हम कराची में हैं। जैन मिर्ज़ा, आप कहाँ पर हैं? नवीद राजवाला, जैनजू ज़रूर करवाएं। जेंगो 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 जई, इंशाल्लाह ज़रूर कराएंगे। फाइनल टेस्ट नेटअकेड पे होगा या कैंपस में होगा? नेटअकेड पे होगा यार, ये पूरे पाकिस्तान से लोग एनरोल्ड हैं, इनको कैंपस कैसे बुलाएंगे? ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, बारिश और सर्दियों को एंजॉय करें, टेक केयर।